आवाज क्लियर आ रही है? देखो आवाज क्लियर आ रही है? हाँ है ना, नहीं आएगी तो बोला मैं फैन बन गई। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। आज आज भी पढ़ेंगे आयत। कल तो नहीं क्लास, सैटरडे फिर जो क्लास होगी ट्यूसडे को ना, तो उस दिन आयत का रहेगी, ठीक है। तो वेडनेसडे से हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। चलो आ जाओ। इंडियन पॉलिटी इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है लुईस अल्थुसर, ठीक है ना। बोला कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यंग मार्क्स, ठीक है, मार्क्स में फर्क करता है, डिफरेंस। लुईस अल्थुसर जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं, जब फर्क करते हैं यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स। यंग मार्क्स क्या है और ओल्ड मार्क्स क्या है समझेंगे। जो यंग मार्क्स है ना, रेफर टू द कार्ल मार्क्स का अर्लियर वर्क। कार्ल मार्क्स का जो स्टार्टिंग का बुक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया था इंसान के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर, एलियनेशन की, इंसान जो है अपने काम से इतना ज्यादा ये हो जाएगा, एलिगेशन मतलब उसके अंदर एलिगेशन आ जाएगा कि तो एलिगेशन आने लगेगा तो काम को भी पसंद नहीं करेगा, है ना। तो इंसान तो वो ऊपर के बारे में ही देख रहा था, फिलोसफिकल आइडिया ये सब यूज कर रहा था। यंग मार्क्स स्टार्टिंग का जो मार्क्स है, स्टार्टिंग में जो यंग मार्क्स है ना, वो कार्ल मार्क्स के अर्ली वर्क को बोला जाता है, जिसमें फिजिक्स के बारे में बोला जाता है कि इंसान के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जितना काम करते उसके अकॉर्डिंग पेज नहीं मिलता है तो उनके अंदर इरिटेशन आ जाती है ना, अपनी ही चीज से अलगाव आ जाता है ना, अपनी चीज से कुछ नहीं रखता है। फिर फिलोसफिकल आइडिया ये सब यंग मार्क्स बोलते हैं। कार्ल मार्क्स का जो स्टार्टिंग काम है, अर्ली वर्क है, उसमें जो इसके बारे में फोकस किया गया है, फिलोसफिकल आइडियाज, ये यंग मार्क्स, ठीक है ना। ये जो पीरियड है इसको कहता है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1840, है ना। जो जैसे ईपीएम जो लिखा गया था उसमें इसके बारे में बताया गया था, जर्मन है ना। इन सब में ह्यूमन व्यू, किसी व्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फेमिनिज्म व्यू के बारे में, ठीक है। यंग मार्क्स है इसको कार्ल मार्क्स अर्ली वर्क, लाइक ईपीएम, जर्मन आइडियोलॉजी, ये सब क्या है, अर्लियर अर्लियर वर्क है, इसका कार्ल मार्क्स, है ना। इस बुक इन सब ह्यूमनिज्म के ऊपर फोकस किया है। फिर आएगा तुम्हारा ओल्ड मार्क्स। ओल्ड मार्क्स इसके अपोजिट है, कंट्रास्ट में। ओल्ड मार्क्स रेफर टू द लेटर वर्क, ये बाद का काम है, ठीक है, जहाँ पे डाइवर्स डीपली इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइंटिफिक सोशलिज्म, जहाँ पे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक की बात करेंगे, साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे। ये दास कैपिटल जैसे वहां से भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे वो साइंटिफिक व्यू के बारे में बात, और ये जो ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स में फर्क कौन कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है लुईस अल्थुसर, है ना। लुईस अल्थुसर जो है वो डिफरेंस करते हैं कि ओल्ड मार्क्स क्या है और अर्ली मार्क्स क्या है। कार्ल मार्क्स का जो अर्लियर है उसको बोला जाता है यंग मार्क्स, है ना। और जो उसके बाद का लेटर बुक है, उसके बाद का जो बुक है लाइक ये दास कैपिटल वगैरह, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड मार्क्स। इसमें साइंटिफिक व्यू के ऊपर फोकस किया गया है, और यंग मार्क्स है इसमें ह्यूमनिज्म व्यू के बारे में फोकस किया गया है। और ये जो यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स का जो डिफरेंस है, ये कौन करते हैं, लुईस अल्थुसर करते हैं, है ना, लुईस अल्थुसर, ठीक है। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरे टॉपिक चलते हैं, ठीक है। ओल्ड मार्क्स क्या हुआ, ओल्ड मार्क्स रेफर टू इज ए लेटर वर्क वेयर ही डाइवर्स डीपली इनटू पॉलिटिकल, बोले कि यंग मार्क्स का जो बुक है ना, उसके बाद जो बुक आया, जैसे ईपीएम के बाद जो बुक आया, जर्मन आइडियोलॉजी के बाद जो बुक आया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा ओल्ड मार्क्स। जैसे दास कैपिटल, दास कैपिटल जिस बुक में इकोनॉमिक के बारे में फोकस किया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक के बारे में, साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बात किया गया है, जिस
बोला जाता है तुम्हारा ओल्ड मार्क्स। जैसे तुम देखोगी दास कैपिटल में सरप्लस वैल्यू इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया गया, दास कैपिटल में सरप्लस वैल्यू के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सब बुक हो गया तुम्हारा ओल्ड मार्क्स, यहाँ पे साइंटिफिक किया गया है ना। दास कैपिटल में सरप्लस वैल्यू के बारे में बोला गया है, साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बोला गया है। तो ये सब जो बुक हो गया ना, कार्ल मार्क्स का जो अर्लियर वर्क है बोलेंगे यंग मार्क्स, और जो बाद में जैसे ईपीएम के बाद जो बुक आया, जर्मन एडवोकेट के बाद जो बुक आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड मार्क्स। बोलो अभी समझ में आया कि फिर से एक बार समझा दो। समझ नहीं आ गया ना। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में फर्क कौन, ठीक है। हाँ 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 हाँ। ओल्ड मार्क्स में बारे में बात है ना, ओल्ड मार्क्स जो है ना ह्यूमन व्यू, जैसे कि तुम्हारा इकोनॉमिक के बारे में अगर पूछ लिया तो कहाँ डिस्कस किया गया है, तो तुम्हारा ओल्ड मार्क्स में है ना। साइंटिफिक है तुम्हारा, साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है, तुम्हारा ओल्ड मार्क्स में है ना, ओल्ड मार्क्स में बोला गया है, ये सब ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि जहाँ पे साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और जहाँ बोलेगा ईपीएम इंसान के बारे में, जैसे कि एलिनेशन, ईपीएम का एलिनेशन के बारे में तो सबसे ज्यादा मेंशन कहाँ मिलता है ईपीएम में, एलिनेशन तो ह्यूमन के ऊपर फोकस किया गया है ना, कि इंसान के अंदर एलिनेशन आ जाए ना, इंसान के अंदर एलिनेशन आ जाए, तो यानी इंसान के ऊपर फोकस किया है। और जब हमारा साइंटिफिक माइंड यूज कर रहा है, जहां पर जैसे कि तुम्हारा इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, सरप्लस वैल्यू के बारे में बात कर रहा, वहां पे जो माइंड यूज कर रहा है वहां पे साइंटिफिकली यूज कर रहा है ना, साइंटिफिकली यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब साइंटिफिक यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा सिर्फ वही है, समझ में आ रहा ना। अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन है कि सरप्लस वैल्यू को कहाँ मेंशन किया गया है भाई, तुम्हारा ओल्ड मार्क्स में, लेकिन तुमसे पूछे कि एलिनेशन के बारे में कहाँ किया गया है मेंशन, तो वो ये यंग मार्क्स में, ठीक है। अर्लियर वर्क जितना भी है, जितना मार्क्स का अर्लियर वर्क है इसमें तुम्हारा यंग मार्क्स बोलेंगे, और जो बाद में उसके बाद का जैसे कि जर्मन आइडियोलॉजी के बाद जो बुक आती है जैसे दास कैपिटल वगैरह, इसको हम लोग बोलेंगे यंग मार्क्स, ठीक है, ये सॉरी ओल्ड मार्क्स, ठीक है। समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना बिल्कुल। क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, मार्क्स ये कौन फर्क किया ये सब टेस्ट तुम्हारा यही है भाई कि यंग मार्क्स में तुम्हारा फिलोसफिकल व्यू कहाँ दिया गया, तो तुम्हारा ओल्ड मार्क्स में है ना फिलोसफिकल व्यू कहाँ, जैसे ऊपर साफ साफ देखो फिलोसफिकल आइडियाज कहाँ मेंशन किया गया, एलिनेशन के बारे में कहाँ मेंशन किया गया, तो यंग मार्क्स में है ना। साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है ना, साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में तुम्हारा, ठीक है, तो समझ जाओगी ना। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रही तो बता दो तो आ जाए, यहाँ मैं पूछ रही हूँ, ठीक है ना। आवाज आ रही है ना मेरी, साइंटिफिक इकोनॉमिक, ठीक है, आर एक टेंशन देख लीजिए, लेकिन कर दूं इसको मैच्योर मार्क्स भी बोल सकते हैं, और वॉइस ब्रेक हो रहा है, रुक जाओ, अब नहीं हो, देखो अब नहीं हो रहा ना। साइंटिफिक इकोनॉमिक, ठीक है, दास कैपिटल इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट है ना, मैन्युस्क्रिप्ट ईपीएम नहीं, इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट अलग है, ईपीएम अलग है, ठीक है। दास कैपिटल ये जो बुक है इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी बुक है,
मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। कॉमिक, देखो मैं बता दीजिए, अच्छा बता दे, देखो अगर तुमसे पूछे कि दास कैपिटल कहाँ पे आई, ठीक है, तो हमारा आंसर हाँ ओल्ड मार्क्स के अंदर आई है ना, इसको मैच्योर मार्क्स भी बोलेंगे। अब मैच्योर हो गया है ना, क्या हो गया, मैच्योर हो, ओल्ड मार्क्स को मैच्योर मार्क्स भी बोल सकते हैं, याद रखना, ओल्ड मार्क्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर, मैच्योर भी बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया। अच्छे, साइंटिफिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सब बाद में बोला था ना मटेरियलिज्म, पहले तो वो एलिनेशन वगैरह के बारे में ही बात करते हैं फिर में, है ना। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सब तुम्हारा तुम्हारा आ जाएगा ओल्ड मार्क्स में। लेकिन जब तुमसे अगर पूछे, मेरे बात सुनो, अगर तुमसे पूछे ह्यूमनिस्टिक्स व्यू, ह्यूमनिस्टिक व्यू, ठीक है, एलिनेशन, ठीक है, फिलोसफिकल आइडिया, ठीक है, या अर्लियर वर्क, अर्लियर मार्क का वर्क, अर्लियर वर्क कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो ये सब जो तुम्हारा हो गया ना, ये सब यंग मार्क्स हो गया, यंग मार्क्सिज्म, ठीक है, ठीक है, सब यंग मार्क्स हो गया, ठीक है। अगर बुक बोलेगा कि बता दो बुक कौन है, तो बता देना ईपीएम, है ना, ईपीएम, है ना, ईपीएम इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ईपीएम इकोनॉमिक, यहाँ पे अगर का नाम तुम लिखना चाहोगी तो इकोनॉमिक फिलोसफिकल, फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। ये तुम्हारा है यंग मार्क, यंग मार्क्स, है ना, और ये तुम्हारा है ओल्ड मार्क्स। जो ओल्ड मार्क्स है ना उसको क्या बोलते हैं, मैच्योर मार्क्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैच्योर, मैच्योर हो गया, मैच्योर मार्क्सिज्म, जो भी मार्क्स बोलो, मार्क्सिज्म बोलो, जो भी, ठीक है। अब समझ में आ रहा नहीं कि एकदम साफ साफ लेबर के बारे में, वुमन के बारे में, एलिनेशन के बारे में, है ना, किसमें बोला गया है भाई, है ना, भाई तो यंग में बोला गया। साइंटिफिक वैल्यू, इकोनॉमिक, दास कैपिटल, सरप्लस वैल्यू किसमें बोला गया है, ओल्ड मैच्योर में, ओल्ड में या मैच्योर मार्क्स में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कॉमिक्स मैनिफेस्टो बुक, है ना, दास कैपिटल बुक किस में आएगा, ओल्ड मार्क्स में। और ये दोनों में फर्क कौन किया, ओल्ड और यंग में, लुइस अल्थुसर, लुइस अल्थुसर, लुइस अल्थुसर वो डिफरेंस करते हैं कि ओल्ड मार्क्स अलग है, यंग मार्क्स अलग है। मार्क्स के काम को दो बात में बांट दिया। अब लोग भाई सुनो, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, चलो। पोस्ट मॉडर्निज्म का दूसरा नाम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। आयर को जब तुम पढ़ोगी ना, तो आयर में तुमको ज्यादातर थ्योरी यही दिखाएगा, क्रिटिसाइज कर रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में, आयर में इसको इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि ये चैलेंज करता है, ये क्रिटिकली ट्रेडिशनल थ्योरीज को चैलेंज करता है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी कौन है बताओ, रियलिज्म, लिबरलिज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकली चैलेंज करता है जितने भी ट्रेडिशनल थ्योरीज है, लाइक तुम्हारा रियलिज्म, लाइक तुम्हारा लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सबको क्रिटिसाइज करता है। क्यों, because the classical theory for consider the structure of society to be simple and for giving universal explanation, because ये बोल रहे हैं, जबकि हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म किसके लिए आई थी, मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, समझो, यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। जबकि आयर में जो पोस्ट मॉडर्निज्म आई है वो क्रिटिकली चैलेंज करने के लिए आई है ट्रेडिशनल थ्योरीज को,
जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म। क्यों क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, रियलिज्म ने क्या किया और लिबरलिज्म ने क्या किया, सोसाइटी को जब, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को जब उन्होंने डिफाइन किया ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड में डिफाइन किया है। और वो जो उन्होंने वर्ड को डिफाइन किया है ना सिंपल वर्ड में, सोसाइटी को, आयर का जो मतलब आयर को ही रख लो, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन की जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को इन्होंने डिफाइन किया है ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड में डिफाइन किया है। ठीक है, सिंपल वर्ड में डिफाइन किया है और डिफाइन करके उसको बोल दिया कि ये जो डिफिनेशन है यूनिवर्सल है। ठीक है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म का मैं यहाँ पे तुमको कहानी बताऊंगी। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म क्या बोलती है, पोस्ट मॉडर्निज्म कि कोई भी चीज का यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर तुमको कंट्री का स्टडी करना है कि मैं 5 कंट्री पे रिसर्च करना चाहती हूँ, ठीक है, सुनो पोस्ट मॉडर्निज्म, मान लो तुम यूके का करोगी, तुम इंडिया का करोगी, तुम यूएसए का करोगे। ठीक है, तुम और भी 2 कंट्री, चाइना ही आसपास में, चाइना को ले लेते हैं। ठीक है, और एक और भी कोई कंट्री को ले लो। ठीक है, कोई भी कंट्री को, ईरान को ले लो। ठीक है, तुम स्टडी कर रही हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का फीचर ली हो, स्टडी कर रही हो, यूके का फीचर तुमको डिफरेंस मिलेगा, इंडिया का तुमको फीचर डिफरेंस मिलेगा, कल्चर वगैरह हर चीज। यूएसए का डिफरेंस मिलेगा, यूएसए का थोड़ा इससे मैच भी खा जाए, चाइना का बिल्कुल ही डिफरेंस मिलेगा, ईरान का बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा, इस्लामिक कल्चर मिलेगा ना। ठीक है, तो क्या तुम कोई डिफिनेशन निकालोगी, तुम बोल दोगे कि ये सारा, तुम कोई कल्चर को स्टडी किया, बोल दे कि ये सारा कल्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा, यूनिवर्सल तुम डिफिनेशन दे सकती हो? नहीं, तुमको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। जबकि रियलिज्म ने क्या किया, रियलिज्म ने एक स्टडी किया, पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दिया। लिबरलिज्म ने भी यही किया, कुछ कंट्री का स्टडी करके पूरी दुनिया पे अप्लाई। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म बोल रहा है कि अगर हमको स्टडी करना है, ठीक है, विमेन, इंडिया के विमेन पे के ऊपर स्टडी करें। ठीक है, जब हम इसका स्टडी करेंगे, इंडिया के विमेन की प्रॉब्लम का स्टडी करना। चलो आज विमेन प्रॉब्लम, यूके की विमेन प्रॉब्लम, यूएसए रखती हूँ, ठीक है ना, यूएसए की विमेन प्रॉब्लम, और मिडिल ईस्ट यानी ईरान का रख लेते। चलो बराबर, तुमको, तुम रिसर्च कर रही हो, ठीक है ना, अब रिसर्च में तुमको क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। इंडिया के विमेन का प्रॉब्लम का, इंडिया के विमेन का प्रॉब्लम क्या है बताओ। यहाँ पर वुमेन के साथ डिस्क्राइमिनेशन हो, पहला डिस्क्राइमिनेशन क्या किया जाता है, पहला डिस्क्राइमिनेशन डोमेस्टिक, तुम लड़का हो लड़की, ये वाला फैन बन सवाल। पहला तो डिस्क्राइमिनेशन यही होता है कि तुम लड़का है लड़की ये कर देता है। दूसरा डिस्क्राइमिनेशन होता है डॉरी को लेकर, तीसरा होता है कास्ट सिस्टम को लेकर, है ना, कि तुम लवर कास्ट से बिलोंग करती हो, ये वो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ का मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर निकालना है तो मैं क्या निकालूं, मुझे निकालना है यहाँ का प्रॉब्लम कि लड़का लड़की को इक्वलिटी दिया जाए। ठीक है, डॉरी ना लिया जाए क्योंकि वो एक लड़की है तो आप उसे डॉरी लीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। तीसरा क्या है कि जात पात हटाएंगे, हो गया। मैं साउथ अफ्रीका रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मिडिल ईस्ट भी रखूंगी, मिडिल ईस्ट भी रखूंगी, मिडिल ईस्ट भी रखती हूँ और साउथ अफ्रीका रखती हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब मुझे यूएस का करना है, ठीक है, तो यूएस का जब मैं स्टडी करूंगी तो यहाँ विमेन का प्रॉब्लम पता है क्या है, लड़की लड़की में शादी करने के लिए लॉ करे, इधर विमेन का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सीरी टाइप का। ठीक है, तो ये बहुत एडवांस कंट्री, तो यहाँ तुमको एडवांस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। देख लो, तुम आ जाओ मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में क्या है कि लड़कियों को भी, लड़कियों को फ्रीडम दिया जाए, फ्रीडम जो कि नहीं है मिडिल ईस्ट में, कार चलाने के अलावा दिया जाए, लड़की को मिलिट्री में
एंटर करने का, ये मिडिल ईस्ट में। साउथ अफ्रीका के वीमेन का प्रॉब्लम देखेंगे तो अलग है, उनको ब्लैक लेके, ब्लैक है तो उनके साथ रेसिज्म किया जाता है ना। तो हमको रैशल डिस्क्रिमिनेशन हटाना है। तो बताओ, तुम्हें एक डिफिनेशन दे दूंगी कि इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो पूरा दुनिया पे अप्लाई होगा, हो सकता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम, सबका अलग अलग है, तुम्हें एक सोल्यूशन निकाल दोगी कि औरतों को राइट टू वोट दे दे सिर्फ, क्योंकि यूएस में पहले क्या था, यही प्रॉब्लम था। यूरोपियन कंट्री का वीमेन का प्रॉब्लम पहले क्या था कि राइट टू वोट देना। तो राइट टू वोट अगर हम सबको दे दिए तो क्या सारी औरत का प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा? या मान लो मैं यूएस का ही कर रही हूँ कि लड़की लड़की में शादी करने का राइट दिया जाए, ठीक है, हम दे दिए कि ठीक है भाई चलो राइट मिल गया, ठीक है, तो क्या वो जो सोल्यूशन निकला तो क्या सारे पूरी दुनिया के वीमेन, जो जितना भी मैं स्टडी कर रही हूँ जितने भी कंट्री को लेके, क्या सारे कंट्री के वीमेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं ना। तो इसलिए नहीं हो रही ना, मल्टीपल व्यू है ना यहाँ पर ही, तो मल्टीपल आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग रियलिज्म और लिबरलिज्म ने क्या किया, एक सोल्यूशन दिया, ठीक है। लिबरलिज्म और रियलिज्म ने क्या किया, यूनिवर्सल सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन दे दिया, कि एक सोल्यूशन दे के यूनिवर्सल एक्सप्लेन कर दिया कि सब पर अप्लाई होगा। तो इस वजह से क्रिटिसाइज करा, जैसे यहाँ पे जो क्या बोला, स्टेट आर ऑलवेज स्टेट ऑफ वार, ठीक है, बोले स्टेट हमेशा एक स्टेट ऑफ वार में होता है, लिबरलिज्म बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तुमको यूएस पे बैठ जाएगा, ये तुमको इजराइल पे बैठ जाएगा, आईएस होगा, सॉरी, ये डिफिनेशन तुम्हारा यूएस इजराइल पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। स्टेट हमेशा वार में रहना, किसके लिए, पावर के लिए, वो पावर के लिए पागल है, ठीक है। बोला देखो मेरे बात, कितना पोस्ट मॉडर्निज्म कितना दिमाग लगा के क्रिटिसाइज करा कि आपने एक यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि स्टेट आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वार, स्टेट हमेशा स्टेट ऑफ वार में होता है, ठीक है ना, पावर के लिए, कि मुझे पावर चाहिए, ठीक है। यूएसए के लिए तो ये ठीक है, आप ये बात बैठ सकता है, इसराइल के लिए भी बैठ सकता है ये बात कि पावर के लिए हमेशा वार में है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे जो गरीब कंट्री है, जो एकदम मतलब लातिन अमेरिका जैसी कंट्री है ना, लातिन अमेरिका जैसी कंट्री, नेपाल जैसी कंट्री, वो कहाँ स्टेट और ऑलवेज वार, स्टेट ऑफ वार, ये लोग हमेशा कहाँ वार में रहेंगे, ये तो गरीब कंट्री है। बांग्लादेश का ले लो, क्या ये बांग्लादेश हमेशा पावर के पीछे भाग रही है? कहाँ भाग रही है? उसी पास तो इतना पैसा भी नहीं कि वो वार कर सकती है। अब बताओ, तो आपने तो डिफिनेशन दिया कि स्टेट, स्टेट मतलब वही कंट्री है ना, स्टेट कंट्री कि पावर के पीछे पागल है, हमेशा स्टेट ऑफ वार है। ये तो यूएसए इजराइल कर रही है ना, यूएसए इजराइल, ईरान को भी रख सकते हैं, चलो हमेशा वार होते रहता है ना, ये लोग कर रही है। लेकिन आप दिखाइए दुनिया की सारी कंट्री कहाँ पावर के पीछे पागल है। सऊदी अरब बम गिराया जा रहा है लेकिन फिर भी लड़ाई में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसका फोकस इकोनॉमिक है, वो जंग से दूर रहना चाहता है, ठीक है, वो इकोनॉमिक पे फोकस करना चाहता है, वो कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। साउथ कोरिया कहाँ, वो स्टेट ऑफ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है स्टेट, स्टेट और ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वार में, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन बम बनाया है, किसी से पीछे नहीं रहेंगे, हम भी पावर के पीछे पागल है। लेकिन उसके अपोजिट साउथ कोरिया कहाँ है? तो आपने तो यूनिवर्सल डिफिनेशन दे दिया कि स्टेट पागल है, स्टेट पागल है, वार के पीछे, स्टेट जो पावर के लिए पागल है, इस हमेशा स्टेट ऑफ वार में रहना। तो कहाँ, साउथ कोरिया को देखिए आप, साउथ कोरिया को देखिए आप, लातिन अमेरिका को देखिए आप, है ना, नेपाल को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, कहाँ ये लोग स्टेट ऑफ वार में हमेशा है? नहीं, ये लोग तो सोचेंगे कि वार ना हो, क्योंकि वो लोग तो गरीब कंट्री है। तो ये डिफिनेशन तो आपका गलत है, आपने एक डिफिनेशन दिया, यूनिवर्सल लगा दिया। फिर बोली स्टेट हमेशा कॉपरेट करेगी, कहाँ स्टेट कॉपरेट कर रही है? कहाँ कहाँ स्टेट कॉपरेट हो रहा है? आप दिखाइए, ईरान यूएस के साथ कहाँ कर रही है, यूएस ईरान के साथ कहाँ कॉपरेट कर रही है? गलत। जब लड़ाई करने, यूएस को पता है, अभी तो तुम लोग को पता है कि गैस क्राइसिस हो रहा, ऑयल क्राइसिस होगा, है ना, यूएस को पता था हम ईरान पे अटैक करेंगे तो ये सब आएगा मेरे पास, है ना। एक मेरी बात सुन, तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, वहां से तुम्हारा गैस पार होता है, पता है ना, पता था कि लड़ाई करेंगे तो ईरान रोक देगी, तो गैस क्राइसिस होगा, तो कहाँ कॉपरेट कर रही है, कहाँ कॉपरेट कर रही है? नहीं कर रही कॉपरेट, कहाँ हो रहा कॉपरेट, नहीं ना हो रहा कॉपरेट, तो कहाँ आपने, आपने तो अप्लाई किया था लेकिन कहाँ हो रहा? आपने बोला कि हमेशा कॉपरेट नहीं, नहीं चला, लड़ाई तो हो रहा। तो देखिए भाई, आपका यूनिवर्सल नहीं होगा, कहीं कहीं पे होगा, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया चाइना ठीक है, लड़ाई करने का मौका आया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्यों भाई? क्योंकि हम लोग ट्रेड करते एक दूसरे के साथ। लेकिन इंडिया पाकिस्तान तो नहीं किया कॉम्प्रोमाइज, कॉपरेट, लड़ाई करने का मौका तो करता ही है अपना। तो देखो भाई, तो आप तो गलत बोले, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरनेशनल रिलेशन में हाईलाइट करती है कि भाई आपने तो बहुत सिंपली, आपने जो आयन का डिफिनेशन हाईलाइट किया है वो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन है और यूनिवर्सल है क्लेम है।
आप बिल्कुल गलत, आप एक एक्सप्लेनेशन लाए, आप पूरा दुनिया पे अप्लाई कर दीजिए, दुनिया की सारी कंट्री ऐसी है, ये फिर गलत है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई सुनो, कॉम्प्लेक्सिटी है, डाइवर्सिटी है, ये रिजेक्ट करते ओवर सिंप्लीफाइड यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन को। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, क्लासिकल थ्योरी का जो डेफिनेशन है ना यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही सिंपल जो डेफिनेशन है उसको वो रिजेक्ट करते हैं। ये बोलते हैं भाई सुनो, कॉम्प्लेक्सिटी है और डाइवर्सिटी है। कैसे? दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन है, डाइवर रियलिटीज है, तो जितना रियलिटी उतना आपको डेफिनेशन मिलेगा। आप देखिए नॉर्थ कोरिया को अगर आप देखिएगा तो हाँ, उसको हम बोल सकते हैं कि ये पावर के पीछे पागल है, स्टेट ऑफ वार है। इसको हम बोल सकते हैं कि स्टेट हमेशा वार में है, मतलब ये पावर के पीछे पागल है, न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रही है। यूएस को भी बोल सकते हैं हम, इसराइल को भी बोल सकते हैं हम, लेकिन नेपाल जैसी कंट्री, साउथ कोरिया जैसी कंट्री, ठीक है, ये सब कंट्री कहाँ है ये लोग स्टेट ऑफ वार? तो देखिए मल्टीपल है तो आपको मल्टीपल डेफिनेशन देना होगा, आपने एक डेफिनेशन दिया सब पर लगा दिया, ठीक है ना। जैन फ्रांसिस लोटार जो है, ठीक है, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को ये बात बोल के डिस्क्राइब किया है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना वो इंक्लूडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नेरेटिव्स है, मतलब हिट की निगाह से देखना है। बोला कि पोस्ट मॉडर्निज्म बोल रहा है कि भाई सुनो कि मेटा नेरेटिव्स जो है ना बहुत ही एक क्या बोला जाता है, एक नफरत वाला वर्ड क्यों क्या बोलते हैं, जो दंगा करवाते हैं क्या बोलते हैं, हिटिंग, क्या बोला था देखो मेरे mind से। अरे लड़ाई जो करवाता है उसे क्या बोलता है, नहीं आ रहा मेरे माइंड में। इनक्रेडिबिलिटी का मतलब होता है किसी को नफरत से देखना, ठीक है ना। तो ये मेटा नैरेटिव को बहुत ही नफरत हिट का निगाह से देख रहा है उसके तरफ। बोला मेटा नैरेटिव बहुत गलत चीज है। क्वेश्चन ग्रांड ओवर रिचिंग थ्योरीज दैट क्लेम एक्सप्लेन वैन एवरीथिंग। बोला मेटा नैरेटिव अच्छा चीज नहीं है। मेटा नैरेटिव किसको बोले बता रहे, सुनो। मैं क्लास का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मेरे साथ एक क्लास में हुआ था कि हम लोग जब एक क्लास कर देती हूँ समझ में आएगा। यूनिवर्सिटी में हम लोग 4 लड़की थे और एक लड़का था मुस्लिम, इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। हम लोग लोकल नेरेटिव है, इसको बोलेंगे लोकल नेरेटिव्स, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास में 50 स्टूडेंट थे, 55 बाकी जो 50 थे वो बंगाली थे, बंगाली मीडियम से, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज में ना क्या आया था, हाँ, ये टीचर डे होने वाला, टीचर डे के ऐसे कुछ प्रोग्राम था कि नजरुल जयंती, रबीन्द्र जयंती रखी। तो हम रबीन्द्र जयंती था, ठीक है। तो हम लोग क्लास की एक लड़की थी प्यासी, तो उन्हें चाहते थे कि मतलब हम लोग, मतलब वो खास करके उन्हें चाहते थे कि हम लोग आए, मतलब हम खास करके नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम में है, हमेशा उसका एक टारगेट रहता था कि ये ना आए, ठीक है। तो अ, हम ये देखो, ये जो 50% बंगाली स्टूडेंट है इसको बोलेंगे मेटा नेगेटिव, ठीक है। और जो हम लोग 4 को 5 स्टूडेंट है, 2 मेरी बहन, हम मेरी बहन और 2 और एक लड़की थी और एक लड़का था, तो 5 हम लोग स्टूडेंट थे, वो लोकल नेटिव थे। तो हम लोग माइनॉरिटी थी क्लास में, ठीक है। और मेजोरिटी में बंगाली थे और हिंदी वर्सन कोई नहीं था, बस खाली बंगाली और हम थे, हो गया। तो हम लोगों क्लास में भी रविंद्र जयंती हो रहा था, तो हम लोगों का अ, हम लोगों क्लास में वही हम लोग क्लास में हेड वही लड़की बनती थी। क्लास का जो सीआर था ना हम लोग का, तो उन लोग भी डिसाइड करता था। तो लड़की थी प्याली, तो उससे मेरा बहुत पंगा चल रहा था, हमेशा लड़ाई झगड़ा। तो वो नहीं चाहती थी कि जेबा प्रोग्राम में आए, ठीक है। तो वो क्या की कि हम लोगों का अलबदा था, हम लोग अलबदा में कहीं नहीं जाते, मतलब हम लोग का रहता है कि जुमा से पहले नमाज पढ़ना, ठीक है। लड़कों लोगों तो खास करके जुम्मा से पहले नहाना अलविदा की, इस तरह से मतलब एक छोटा सा फेस्टिवल होता है हम लोग का वो, और वो रमजान में चलता है। तो वो ना किसी को नहीं बोली, सर को भी नहीं बोली, किसी को भी नहीं, सर लोग उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे। तो सर को सिर्फ बोले कि तुम लोग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, और सर ये सेकंड सेमेस्टर का शायद एग्जाम चल रहा था, मतलब जो हम लोग का ऊपर वाली थी ना वही लोग का, तो सर लोग उसमें बिजी भी थे। तो और ऑफिस का भी काम था, तो बिजी थे, नहीं ध्यान दिए। वो लड़की वही सब अरेंज करी थी, पैसा वगैरह वही ले रही थी, ठीक है।
तो वो जानबूझकर ऐसा डेट रखी ना कि ये लोग ना आए, तो ना रखी अलविदा के दिन, ठीक है, कि ये लोग ना आए। उसका पर्पस था कि ये लोग ना आए, ठीक है। तो हम लोग सर लोग को पता नहीं था कि ये लोग का अलविदा है, मतलब नॉलेज नहीं था। तो एक दिन कल प्रोग्राम है, रात सब चीज हो गया, पूरा अरेंज वगैरह, वीसी के पास भी कार्ड चला गया। तो हम लोग से सर पूछ रहे हैं कि कल तुम लोग आ रही हो ना, रोजा है तो कोई बात है, हमने सर कल हम लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोगों का अलविदा है, ठीक है। तो सर सुन के पूरा चौंक गए, कुणाल सर आशीष सर तुम लोग को नहीं आएगी, हमने सर हम लोग का अलविदा है। तो सर बोले तुम लोग क्यों नहीं बोली ये बात, हमने सर हम लोग बोले तो उन लोग को, लेकिन नहीं मानी, उन लोग बहुत डांट सुनी। सर तो डांट इसलिए सर सुनी कि सर बोले कि देखो चाहे वो लोग क्यों ना कम हो, 5 स्टूडेंट हो, लेकिन इम्पोर्टेंट सबको देना है, ठीक है ना। क्यों ना वो लोग, मतलब हम अपने एग्जाम्पल में बोले, हम लोग लोकल रिलेटिव्स थे, तो हम लोगों का पता है कि हम लोग का फेस्टिवल, लेकिन वो जानबूझकर की, है ना, वो मेटा नेरेटिव को मानी कि नहीं हम लोग का फेस्टिवल नहीं है, उन लोग का है तो क्या हुआ, लेकिन हम करेंगे जानबूझकर भी, ठीक है। हालांकि उन लोगों को डांट बहुत पड़ा था, लेकिन हम लोग गए नहीं थे, कोई बात नहीं। तो फिर हमने सर को बोले भी कि सर रहने दीजिए, अब तो वीसी के ऊपर कार्ड चला गया है, अब तो कोई चेंजिंग भी नहीं होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पे लोकल रिलेटिव हम लोग थे, तो हम लोगों का मतलब एक समझाने के बता रहे, हम लोगों का ये कोई ये हट किया है कि इन लोगों का ख्याल नहीं रखा है कि हाँ देखो इन लोगों का है ना है फेस्टिवल, लेकिन फिर भी हम प्रोग्राम उसमें उस दिन रखेंगे कि लोग ना आए, है ना, इन लोगों का हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो सर लोग आके खूब मतलब उसको डांटे, लड़की को जो मिल, सब लड़का लोग बोले सर हम लोग का नहीं था, इसी का प्लान था, क्योंकि कुछ वो बोला नहीं अलविदा के दिन रखने के, लोग आ गए। तो वो बहुत डांट सुनी कि तुम ऐसा क्यों की। तो इस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म भी बोलता है कि जब हम कोई डिसीजन ले, जब वो लड़की सेट कर रही थी ना डेट, तो उसको हम लोग से भी पूछना चाहिए आके कि हम इतना तारीख को डेट रख रहे हैं, ठीक ना, मल्टीपल नैरेटिव होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि भाई पोस्ट मॉडर्निज्म बोला कि मेटा नैरेटिव तो रहेगा, ठीक है, मल्टीपल नेरेटिव के बारे में बात करता है। मल्टीपल नेरेटिव का मतलब क्या, कि सबको लेके चल, जैसे वो तो रखेगी, ठीक है, हम इतना तारीख को रखेंगे जिस दिन में लोग कल बता था फ्राइडे का दिन, तो उससे आके हम लोग से भी पूछना चाहिए कि तुम लोगों का उस दिन रख रहे, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोग उसको बोलते कि नहीं नहीं प्रॉब्लम, इस दिन प्रॉब्लम है तो चलो दूसरे दिन रख लो, है ना, इस तरह से वो बोल दे, तब वो मल्टीपल नेरेटिव होता है ना, कि वो हम लोग को भी नेरेटिव की, हम लोग को भी ऐड की, लेकिन वो क्या की, वो क्या फॉलो की, मेटा नेरेटिव को फॉलो की। वो हम लोगों को जो क्लास में लोकल नेरेटिव था, जो माइनॉरिटी पीपल था, उसको वो साइड करके सिर्फ अपने बारे में सोची कि हम लोग का नहीं तो कोई बात नहीं है, उन लोग का है तो रहने दो, है ना। तो वो डांट सुनी। तो उसी तरह तुम्हारा पोस्ट मॉडर्निज्म भी बोलता है कि जब आप कोई डिसीजन ले, तो आप मेटा नेरेटिव बारे में सोच के ना ले, मेटा नेरेटिव नेगेटिव होता है, इसको क्रूडिलिटी मतलब एक हिट का निगाह से देखा जाता है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, मेटा नेरेटिव को नफरत मतलब हिट का निगाह से देखता है, हिट के ये से देखता है साइड से कि ये बहुत गलत चीज है मेटा नेरेटिव, ठीक है। क्योंकि जब हम मेटा नेरेटिव को फॉलो करते हैं ना, तो लोकल नेरेटिव को हम लोग हट करते हैं, ठीक है। वो लड़की डिसीजन ली, मेटा नेरेटिव बोला कि हम लोग को सिखाएंगे, इन लोगों का है तो है, लेकिन हम लोग को हट हुआ ना कि देखो भाई हम लोग को ये की, लेकिन हम लोग को नहीं लगा था, क्योंकि सर तो आके उसको डांट देते, तो हम लोग को नहीं लगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यही बात बोला कि जब आप कोई डिसीजन ले, तो आप मल्टीपल नैरेटिव लेके सोचे। अगर मल्टीपल ना ले रहे हैं तो आपको लोकल नैरेटिव को फॉलो करना होगा, मेटा नैरेटिव को नहीं। आप मल्टीपल नैरेटिव सोचे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म किसको फॉलो करती है, मेटा नैरेटिव। किसको पसंद करती है, मेटा नैरेटिव या फिर लोकल नैरेटिव, या आप लोकल नैरेटिव को लेके चले, लेकिन मेटा नैरेटिव को लेके मत चलो, क्योंकि उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ पीपल है, लेकिन कम वाले को बुरा लग सकता है। मतलब समझ में आया कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या बोल रही है। पोस्ट मॉडर्निज्म बोल रही है कि हम सपोर्ट करते हैं मल्टीपल नैरेटिव्स को, जहां पे सारे लोग इन्वॉल्व हो, सारे मेजोरिटी माइनॉरिटी प्लस दोनों। लेकिन अगर जहां पे मल्टीपल ना हो, ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म बोल रही तब हम सपोर्ट करेंगे अपने लोकल नैरेटिव्स को, कि वो माइनॉरिटी है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। हम लोग पसंद ये दोनों को पसंद करता है, तो किसको पसंद नहीं करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। डोंट लाइक, किसको नहीं पसंद करता है ना। किसको डिसलाइक करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, किसको डिसलाइक करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, डिसलाइक करता है मेटा नैरेटिव को, ठीक है, मेटा नैरेटिव को, ठीक है। और उसको क्या बोला, ये इनक्रेडिबिलिटी है। इनक्रेडिबिलिटी का मतलब क्या, कि भाई ये बिल्कुल ही हिट वाला है, हिट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ पहले। ये समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आ गया कि मेटा नैरेटिव पसंद नहीं करता है, मतलब माइनॉरिटी
माइनॉरिटी का कोई बात को नहीं पसंद करता है। सॉरी, हाँ जो बताए थे ना आप, ग्रैंड नैरेटिव। हाँ वही है। अच्छा, ग्रांड नैरेटिव, मेरा सॉरी मैं लिख देती हूँ, रुक जाओ। मेटा नैरेटिव या ग्रांड नैरेटिव सेम है, ठीक है, दोनों एक है। तुम चाहे इसको मेटा नैरेटिव बोलो, ग्रांड मतलब कि 100%, मतलब वही मेजोरिटी, और मेटा मतलब भी मेजोरिटी, और ग्रांड मतलब भी मेजोरिटी। बोलो आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, दोनों का मतलब वही है, ठीक है ना। मेटा नैरेटिव भी आता था एग्जाम में, लोकल नैरेटिव भी आता है, ठीक है। सॉरी, ग्रांड नैरेटिव बोले या मेटा नैरेटिव बोले, और ये कौन क्रिटिसाइज करता, कौन इसको, हाँ कौन इस, हाँ बिल्कुल, लोटाट इसको बिल्कुल मेटा नैरेटिव को किस तरह से देख रहा, इनक्रेडुलिटी। इनक्रेडुलिटी का मतलब कि उर्दू में नफरत तो नहीं समझ में आएगा, हेट के से देखता है, हेट, बहुत नफरत, बहुत ये से कि मेटा नैरेटिव बहुत ही खराब चीज है, ठीक है, हेट कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू करेगी देयर इज नो सिंगल ट्रूथ। भाई सिंगल ट्रूथ नहीं है, अब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव नहीं है, किसी का भी आप अब्सोल्यूट नहीं डिसीजन है। जैसे जैसे इन्होंने डिसीजन क्या दिया, अच्छा देखो, देखो पोस्ट मॉडर्निज्म बोल रही है कि कोई भी चीज का डिफिनेशन अब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है, सुनो मेरी बात बता रही। अभी मैं बताई ना कि उन्होंने क्या बोला कि आयर का जो स्ट्रक्चर है, रियलिज्म क्या बोल रही है, आयर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इनारिकी है ना, इसलिए स्टेट जो है हमेशा, ऑलवेज ए स्टेट ऑफ वार में होती है, ठीक है, स्ट्रगल करती है पावर के लिए, पावर एक्वायर करती है, पावर एक्वायर के लिए पागल है, ये सब कर रही है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ एक ट्रूथ दिया, सिंगल ट्रूथ दिया, पूरा दुनिया पे अप्लाई कर दिया, मतलब दुनिया की हर एक कंट्री। क्या बोली, रियलिज्म क्या बोल रही है कि आयर में स्ट्रक्चर में इनारिकी है, इसलिए स्टेट हमेशा स्टेट ऑफ वार में होती है, मतलब हमेशा वार करती है, किसके लिए, पावर के स्ट्रगल के लिए, पावर को एक्वायर करने के लिए, है ना। डिफिनेशन दिया, किसने दिया, रियलिज्म ने। रियलिज्म में जो ये डिफिनेशन दिया, ये क्या है, सिंगल डिफिनेशन है, इसने एक डिफिनेशन दिया और पूरा दुनिया पे अप्लाई कर, पूरा दुनिया का पूरा स्टेट पागल है, पावर के पीछे पागल है, ठीक है। हम बोले ना, इन्होंने दिया, और ये क्या बोले कि नहीं, मल्टीपल कंट्री है तो मल्टीपल ट्रूथ होगा। हम नॉर्थ कोरिया पे तो ये बोल सकते हैं कि हाँ नॉर्थ कोरिया जो है ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं यूएस के बारे में तो बोल सकती हूँ कि यूएस ऐसा है, लेकिन हम साउथ कोरिया के बारे में नहीं बोल सकते हैं, साउथ कोरिया ऐसा नहीं है। वहाँ साउथ कोरिया पावर के हमेशा स्टेट ऑफ वार में नहीं है, पावर के लिए पागल नहीं है, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर कंट्री भी नहीं है। हम बांग्लादेश के बारे में नहीं बोल सकते हैं ऐसा, हम लातिन अमेरिका के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखो, लेकिन इन्होंने तो एक ही डिफिनेशन, एक सिंगल ट्रूथ लाके, एक सिंगल डिफिनेशन लाके पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दिया कि दुनिया की सारी कंट्री, दुनिया की सारी स्टेट पावर के पीछे पागल है, ठीक है। तो इन्होंने वही बात यहाँ पे बोला है, बेटा ये पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू कर रहे हैं कि कोई भी सिंगल ट्रूथ नहीं है या अब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव नहीं है, मतलब एक डिफिनेशन लाके अब्सोल्यूट हो गया नहीं, मल्टीपल, मल्टीपल, देखो भाई, मल्टीपल कंट्री है दुनिया में, है ना, मल्टीपल कंट्री है, और मल्टीपल कंट्री का मल्टीपल डिफिनेशन है, तो मल्टीपल, यहाँ पे वही बोला, अब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव नहीं है किसी का, है ना। एक तुमको आयर का तुमको एक पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा, आयर का तुमको एक अब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा। अभी ईरान, इजराइल और तुम्हारा फलस्तीन में, इजराइल और इजराइल, ईरान और तुम्हारा यूएस में लड़ाई चल रही है, ठीक है, चलता है, चल रहा है अभी। सऊदी अरब में कितना बम गिरा रहा है, तो सऊदी अरब भी चाहता तो लड़ाई में आके इंटर हो जाता, इनडायरेक्ट वो इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि मैं वार में रहूं, तो कहाँ वो पावर के लिए हो सका, कहाँ वो स्टेट ऑफ वार में, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारी कंट्री है तुम्हारे, कहाँ वो लोग इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। तो आप बताइए, तो अब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव नहीं है ना, आपने एक डिफिनेशन दिया, बोले बस वही डिफिनेशन हो, वही पर्सपेक्टिव है। दुनिया का क्या पर्सपेक्टिव है कि दुनिया में एनार्की है और सब कोई पावर के पीछे पागल है, हर स्टेट, गलत। ऑल वी आर सीन कॉन्टेक्स्ट डिपेंड, बोला कि जितना भी व्यू है ना वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। यूएस एक बड़ी कंट्री है, तो उसको अपने पावर को मेंटेन करने के लिए उसको हमेशा स्टेट ऑफ वॉर में रहना पड़ेगा, तो डिपेंड करा उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है,
वो जैसा बनाएगा उसी बनेगा, है ना। डिपेंड कॉन्स्ट्रक्ट थ्रू द सोशल कल्चरल लिंक्स। यूएस यूएस पावरफुल कंट्री है ना भाई, तो पावरफुल कंट्री को तो अपने पावर को मेंटेन करने के लिए तो हमेशा आगे बढ़ के रहना पड़ेगा। रसिया एक पावरफुल कंट्री है, चाइना पावरफुल है, तो इन लोगों को अपने कंट्री, इसराइल एक टेक्निकली बहुत आगे कंट्री है, तो उसको अपना हर चीज को मेंटेन करने के लिए उस पर डिपेंड करना ना उसका कॉन्टेक्स्ट। जबकि नेपाल तो गरीब कंट्री है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो तो गरीब कंट्री, उसको तो पहले अपनी कंट्री के लिए हर चीज को इकोनॉमिक ही ये करने में उसको टाइम लगेगा। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अपनी कंट्री को कम से कम अच्छे से खाना पानी दे सके। साउथ कोरिया का क्या है कॉन्टेक्स्ट, साउथ कोरिया का कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे अपनी कंट्री अपने लोगों के लिए देखभाल करना है, ना कि हमको पावर के पीछे भागना है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का क्या है कि हमको उसका कॉन्टेक्स्ट डिपेंड कर रहा है। नॉर्थ कोरिया यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन है। यूएस नॉर्थ कोरिया यूएस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में नॉर्थ कोरिया के फादर को मारा था यूएसए ही, ठीक है। तो वो इसलिए तक पावरफुल बना है कि अब हम जब वर्ल्ड वार 2 में मेरे फादर को मारा गया, तो अब हम यूएस को मारेंगे। कॉन्टेक्स्ट देखो, इसलिए वो पावरफुल बना। नॉर्थ कोरिया इसलिए हाइड्रोजन बना, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये ट्रूथ नहीं कि सब पावर के पीछे पागल है, सब कहाँ पागल के पीछे पागल है। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्थ कोरिया क्यों पावर बढ़ा रहा है, क्योंकि यूएस उसका दुश्मन है। यूएस क्यों पावर बढ़ा रहा, क्योंकि वो हेजेमनी बनना चाहता है, वो पे पावर, वो दुनिया में हर चीज में आगे आती है, तो वो अपने हर चीज को आगे बोला था ना, जो क्लास में फर्स्ट पोजीशन रहता है उसको मेंटेन अपना अपना स्टेटस को हमेशा मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो अपना स्ट्रगल कर रहा है। इसराइल क्या है, टेक्नोलॉजिकली बहुत जल्दी 1948 में तो इसराइल आई है, और तब से लेकर आज तक बहुत ही डेवलप है हर चीज में, इकोनॉमी टेक्नोलॉजी फील्ड में, है ना। तो वो चाह रही कि मेरा ये जो मैं इतना जल्दी जो ग्रो हुआ हूँ ना, उसको और ग्रो करूँ। तो कॉन्टेक्स्ट देखो। लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं करेगी। बांग्लादेश सोचेगी कि हम पावर बढ़ाए तो नहीं बना पाएंगे, इसको तो पहले अपनी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को ठीक करना पड़ेगा, इकोनॉमी ठीक करना पड़ेगा, तब तो वो पावर के पीछे पागल होगी। सुन लो, ये बात ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म सपोर्ट करता है सब्जेक्टिव व्यू को और क्रिटिसाइज भी करता है ऑब्जेक्टिव व्यू को। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एक नजरिया, है ना। बस रियलिज्म ने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन दे दिया कि सब स्टेट के पीछे पावर भाग रहे, बस एक डिफिनेशन दे दिया। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म बोल रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्टिव है, वर्ल्ड सब्जेक्टिव है, मल्टीपल रियलिटी है। तो मल्टीपल बोले कि पोस्ट मॉडर्निज्म बोले कि मल्टीपल रियलिटी है, मल्टीपल ट्रूथ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको मल्टीपल रियलिटी मिलेगी, हर कंट्री डिफरेंस मिलेगी, ठीक है। कनाडा का फ्यूचर कुछ और है, यूके का फ्यूचर कुछ और है। यूएस अपने पावर के पीछे पागल है, तो पावर है हमेशा। यूएस देखना, जब भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई होगी वहां यूएस जरूर मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसका पर्पस अपना डिफेंस वगैरह बेचना, है ना। यूक्रेन और रशिया में भी जब वार हुआ था तो वहां पर भी यूएस था, क्योंकि उसको अपने पावर को मेंटेन करके दिखाना है कि मैं हेजेमनी। ईरान, अभी इजराइल है, ईरान में वार हो रहा है, यूएस मिलेगा तुमको, है ना। तो मल्टीपल कंट्री भाई, मल्टीपल रियलिटी है, मल्टीपल कंट्री मल्टीपल ट्रूथ मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में मल्टीपल रियलिटीज है तो मल्टीपल ट्रूथ मिलेगा। डिफरेंट एक्टर मे हैव वेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। डिफरेंट एक्टर मतलब कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट लीडर है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का लीडर उनके इवेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर यूएस से लड़ाई होगा तो नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि वो क्यों नहीं लड़ेंगे, वो इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि यूएस से हम लोग को बहुत बेनिफिट होता है, ये होता है, यूएस बड़ी कंट्री भाई, है ना। तो हम लोग तो ज्यादातर अवॉइड ही करेंगे वो लड़ाई। तो बोला कि इवेंट इंटरप्रेट करेगा कि वो कैसा एक्टर है, लेकिन रसिया यूएस नहीं कर, रसिया यूएस से नहीं लड़ सकता। अच्छा यूएस, अभी तुम एक बात सुनी होगी, यूएस क्या बोला इंडिया को, आप 30 दिन के लिए रशिया से तेल ले सकते हैं। मेरी बात सुनो, बोला कि आप 30 दिन के लिए रशिया से तेल ले सकते हैं, अलाउ किया, है ना, क्रूड ऑयल। मुझे बताओ, क्या यूएस रशिया को ऐसा ऑर्डर दे सकता है, क्या यूएस चाइना को ऐसा ऑर्डर दे सकता है, नहीं। इवेंट डिपेंड कर रहा ना, इवेंट डिपेंड कर रहा, क्योंकि रशिया भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, चाइना भी है, लेकिन इंडिया भी उतना कैपेबल नहीं है कि वो सामने से जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोल सके कि मैं आपका बात क्यों मानूं। हालांकि ऑपोजिशन ने ये बात उठाया कि हम लोग से बात क्यों मानूं, हम लोग फिर से क्यों कोलोनाइज हो रहे हैं, है ना। ये कोलोनाइज करने का डिपेंडेंसी का तरीका कि आप हमको हुक्म दीजिएगा कि हम लोग किसे, आप हम लोग ऑर्डर कीजिएगा कि हम लोग किसे तेल लेना है किसे नहीं लेना है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत टाइम लगेगा समझाने में। तो पोस्ट मॉडर्निज्म सपोर्ट करती है सब्जेक्टिव को, क्योंकि सब्जेक्टिव में मल्टीपल ट्रूथ आएगी और ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ट्रूथ की बात बोलती है, इसलिए हम क्रिटिसाइज करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म को पोस्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं,
अब एक मेरी बात सुनो, जब हम लोग इसको पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे तो वहां पे बोलता है पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, ये मॉडर्निज्म के अगेंस्ट आई थी। आइए पोलरिज्म के बारे में बात करते हैं। देख लो, मल्टीपल रियलिटी, आयर में मल्टीपल रियलिटी तुमको बोलेगी, है ना। और जबकि तुम्हारा जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो क्या बोल रही है कि बस एक सिंगल रियलिटी है, कि स्टेट पावर के पीछे पागल, एक ही रियलिटी के बारे में बात करें। जबकि ये बोली पोलरिज्म, जितना कंट्री उतना डिफिनेशन मिलेगा, सबका अलग अलग डिफिनेशन मिलेगा। पोस्ट मॉडर्निज्म मेटा नेरेटिव को क्रिटिसाइज करती है, ग्रांड नेरेटिव को क्रिटिसाइज करती है। ये बोलती है कि भाई अब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, देयर इज नो अब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नो अब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, मल्टीपल ट्रूथ। यहाँ पे ये भी हो सजा लिख सकते, देयर इज ए नो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, बल्कि क्या होगा, मल्टीपल ट्रूथ होगा, है ना, मल्टीपल, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल ट्रूथ, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड मल्टीपल ट्रूथ। समझ में आया? हेलो बोलो, हाँ समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ। थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है ना, वो इन्फ्लुएंस है पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट से। थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, रुक जाओ। हाँ मेरे में भी अच्छा रुक जाओ, हुआ। हुआ। नहीं वो तो बोला, मैं फिर से क्लास ज्वाइन करूंगी, ठीक है। थर्ड वेव फेमिनिज्म इन्फ्लुएंस है किससे? पोस्ट मॉडर्निज्म से, पोस्ट मॉडर्न थॉट से। पोस्ट मॉडर्न का दूसरा नाम क्या है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। हाँ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। क्यों? दोनों ही इंपॉर्टेंस दे रही है कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर। दोनों ही बोलती है डाइवर्स और मल्टीपल फेस्ड नेचर ऑफ सोशल आइडेंटिटी एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है। और यहाँ पे लोग देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के मेन थिंकर तुमको रिचर्ड के आस्ले मिलेंगे, नाम याद करो, रिचर्ड के आस्ले, जूड बैटलर, ये फेमिनिज्म के भी थिंकर है और तुम्हारे पोस्ट मॉडर्निज्म की भी। इन्होंने जेंडर एंड आइडेंटिटी नाम की ये दी थी। जेंडर एंड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट याद करो, एग्जाम में आता है। बैटलर ने बोला कि आइडियाज ऑन ए जेंडर परफॉर्मेटिविटी एंड आइडेंटिटी हैव इन्फ्लुएंस फेमिनिस्ट अप्रोच। जो बैटलर का जो ये है वो जेंडर के परफॉर्म में बताता है कि आइडेंटिटी जो है ना वो फैमिली, यहाँ बता रही है ये क्या कर रहा है, ये ट्रेडिशनल, वही जो ट्रेडिशनल जो तुम्हारा ट्रेडिशनल जो थ्योरी है ना उसी को चैलेंज कर, ठीक है ना। सिक्योरिटी इम्पैसिस और आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट देयर इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। यहाँ पे बोला कि भाई जेंडर जो है ना, जेंडर आइडेंटिटी मतलब कि परफॉर्मेटी एंड आइडेंटिटी जो है ना वो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है, ना कि तुम्हारा ये एक डिफिनेशन जो है वो। इसको मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से, जेंडर आइडेंटिटी, इसको मैं फेमिनिज्म वाले में अच्छे से रखी हूँ, इसमें नहीं। मैं पॉलिटिकल थॉट वाले में पढ़ाती हूँ ना, वहां पे इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी, जेंडर आइडेंटिटी, खाली कॉन्सेप्ट याद करो। यहाँ मैं पूरा अच्छे से लिखी नहीं हूँ। जेंडर आइडेंटिटी किसका कॉन्सेप्ट है? जूड बैटलर का, पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, मार्टिन हैडगर, पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर। मैकल फुकोल्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर। जैकी ड्रीडा, पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर। जेन फ्रांकोसिस लोटार्ड, सब कौन है भाई? तुम्हारा पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर। रिचर्ड रोटी, पोस्ट मॉडर्निज्म। फ्रेडरिक जैमसन, पोस्ट मॉडर्निज्म। जेन बॉड्रिलेट, बॉड्राइलेट, है ना, बॉड्राइलैंड, कौन है? पोस्ट मॉडर्निज्म। एक बात सुनो, मैकल फुकोल्ट को मैं पढ़ाऊंगी, मैकल फुकोल्ट को मैं पढ़ाऊंगी क्या नाम है वो पॉलिटिकल थॉट वाले चैप्टर में। फिर नहीं आ रहा, रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम, आपका आवाज भी कट कट के आ तो रहा है रुक बीच जाओ ना, बीच में। मैं ज्वाइन। चलो, तो ये जो रिचर्ड रोटी है ये सब मैं पॉलिटिकल थॉट में पढ़ाऊँ, ठीक है ना, सबका कॉन्सेप्ट। बाकी आयर में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं पढ़ा। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में ये पढ़ लो, पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट आई थी? तो मॉडर्निज्म।
ये पॉलिटिकल थॉट में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्निटी के अगेंस्ट, ठीक है। आयर में लोग क्या पढ़ते हैं कि किसके अगेंस्ट आई थी, ट्रेडिशनल थ्योरी के अगेंस्ट आई थी, किसके अगेंस्ट, ट्रेडिशनल थ्योरी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, लिबरलिज्म, इसके अगेंस्ट। लेकिन जब पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे, मैं इसलिए पढ़ाती हूँ, वहां पर भी मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा बात नहीं इसको कि ये कीवर्ड टाइप का, इसलिए ये किसके अगेंस्ट आई थी, मॉडर्निटी के अगेंस्ट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, ये जो थिंकर है ना, इसे मैक्सवेल फुकोल्ट, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड पावर। रोटार्ड ने दिया था क्लब्स ऑफ ग्रांड नैरेटिव, मतलब ग्रांड नैरेटिव्स को खत्म कर देना चाहिए। इनक्रेडिबिलिटी ऑफ नैरेटिव, उन्होंने ग्रांड नैरेटिव को या मेटा नैरेटिव को बहुत ही हिट का निगाह से देखा और बोला कि इसको खत्म कर देना चाहिए। जैक डी ड्रीलर ने डिकंस्ट्रक्शन दिया, ये तुम्हारा खत्म हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म। कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं तुम लोग को एक बार चार्ट बना रही हूँ, मुझे बताना तो तुम लोग देख लो समझ में आया कि नहीं। तो जगह होनी क्यों यहाँ पे, ठीक है नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, और मॉडर्निज्म में फर्क कर, ट्रेडिशन में तो पढ़े वो अलग बात है। ये किसको सपोर्ट करती है, सब्जेक्टिव्स को या ऑब्जेक्टिव्स को, बताओ। ऑब्जेक्टिव को। हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करती है, सब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को। हाँ, और मॉडर्निज्म ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव को। सिंगल ट्रूथ के बारे में कौन बात करता है, पोस्ट मॉडर्निज्म। नहीं, सिंगल ट्रूथ बोलती है ये कि मॉडर्निज्म बोलता है। हाँ, मॉडर्निज्म या ट्रेडिशनल थ्योरीज, या ट्रेडिशनल थ्योरीज आयर में, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म बोलता है देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, देयर इज नो सिंगल ट्रूथ, है ना। और वो बोलता है पोस्ट मॉडर्निस्ट ये भी बोलता है कि एक कॉइन का दो साइड है, हाँ, हम लोग एक ही साइड को देखते हैं। देयर इज नो सिंगल ट्रूथ, बिल्कुल सही। मल्टीपल ट्रूथ, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मैं चार्ज लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा लगा उसमें बटन, ठीक। ये मल्टीपल नैरेटिव को पसंद करता है और मॉडर्निस्ट ग्रैंड नैरेटिव को। ये ग्रैंड नैरेटिव फॉलो करता है, मेटा नैरेटिव, ठीक है। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है लोकल नेटिव को मैं मानूंगा या फिर मल्टीपल नेटिव्स, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिव्स को फॉलो करता है, बोलता है देयर इज नो सिंगल ट्रूथ, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, लोकल नैरेटिव्स को सपोर्ट करता है, मल्टीपल नैरेटिव को सपोर्ट करता है, ये ऑब्जेक्टिव्स को पसंद करता है, सिंगल ट्रूथ को, ग्रांड नैरेटिव्स को पसंद करता है ना। और कुछ इसमें है डिफरेंट, कुछ ऐसा तो है नहीं, है ना। देयर इज नो एब्सोल्यूट, जो भी है ना, बस हो गया ना, समझ में आ गया ना, चलो। आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आई थी किसको क्रिटिसाइज करने के लिए, जो ट्रेडिशनल क्लासिकल थ्योरी है है ना। और जब हम पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट आई थी, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट। आयर में पढ़ेंगे तो ट्रेडिशनल थ्योरीज के अगेंस्ट आई थी इंटरनेशनल रिलेशन में। लेकिन जब पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे तो किसके अगेंस्ट आई है, मॉडर्निज्म। पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी में ना। हाँ हाँ, सॉरी, पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम लोग पढ़ेंगे ना मॉडर्निज्म, तो वहां पे मॉडर्निज्म बोलता है किसके अगेंस्ट आया है, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट, ठीक है। जब इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग जब पढ़ते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, तो पोस्ट मॉडर्निज्म किसको चैलेंज करने के लिए आई है, ट्रेडिशनल थ्योरी जो आयर में है, जैसे लिबरलिज्म या आइडियलिज्म या रियलिज्म, इन सबको आइए चैलेंज करने, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम लगे। ये क्वेश्चन तुम लोगों में कराऊंगी इसमें, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में सही क्या है,
ऑप्शन 2 बी और सी, बी एंड सी। देखो एक चीज, मॉडर्निज्म, अगेंस्ट, मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट है? मॉडर्निज्म अगेंस्ट आई थी ट्रेडिशनलिज्म के, हाँ ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म अगेंस्ट आई थी, मॉडर्निज्म, है ना, मॉडर्निज्म के। जबकि यहाँ पे बोला कि पोस्ट मॉडर्निज्म के रिएक्शन के अगेंस्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट आती है। पोस्ट मॉडर्निज्म प्लुरलिज्म को सपोर्ट करता है, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है ना, ठीक है, सही है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसाइज करता है मेटा नैरेटिव, बिल्कुल सही। वो क्रिटिसाइज करता है लोकल नैरेटिव को, नहीं सपोर्ट करता है मेटा, हाँ लोकल नैरेटिव्स को, मल्टीपल नैरेटिव्स को, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया दूसरा टॉपिक, ऊपर ही है क्या? बहुत सारा टॉपिक लाए तो लिखिए भी। हाँ, ये भी पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बार बताऊं, तब ना भाई मिटा जाए तो मिटा जाए तो बड़ा अच्छा है। पता नहीं काहे नहीं आजकल मिटा रहे। हाँ चलो आ जाओ। रियलिज्म आई तो बोली कि आयर में इनारिकी है, ठीक है, इनारिकी है, आयर में इनारिकी है, और इस वजह से लोग, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए लोग जो है ना पावर के पीछे पागल है, ठीक है ना, स्टेट पावर के पीछे पागल है। और ये स्टेट किससे बनी है? ह्यूमन से। तो ह्यूमन की वजह से जो है ना आयन में वार, रियलिज्म बोल रही है कि हर चीज ह्यूमन की वजह से। न्यू रियलिज्म बोल रही है नहीं, वार जो हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, बल्कि आयन में आपको इनारिकी मिली हुई, ठीक है, इनारिकी की वजह से स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर मतलब क्या कि सिचुएशन, न्यूरियलिस्ट बोलती है कि आयन में इनारिकी है, ये भी बोल रही है इनारिकी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, यानी देखिए स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वार हो, मतलब और इनारिकी, ये मतलब निहिलिज्म बोलता है कि एनार्की है लेकिन ह्यूमन उसका जिम्मेदार है हाँ ना। देखो इनारिकी है इसलिए स्टेट पावर के लिए पागल है, पावर को बढ़ा रही है, पावर स्ट्रगल फॉर पावर कर रही है ना। तो और स्टेट बना किसे? इंसान से, तो अल्टीमेट देखोगे तो इंसान ही खराब है, रियलिज्म बोल रहा है। न्यू रियलिज्म बोला कि नहीं, ह्यूमन इसके लिए जो भी आयर में वार होते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है बल्कि इनारिकी है। आयर का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इनारिकी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल रिलेशन में इनारिकी है, और इनारिकी की वजह से आयर का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो कंट्री के एक्टर मतलब लीडर, कंट्री के एक्टर की बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, ठीक है, बता रही कैसे। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, मतलब आयर में इंटरनेशनल रिलेशन में इनारिकी, मतलब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, आयर का स्ट्रक्चर ही खराब बना हुआ है, जिसकी वजह कर कंट्री का एक्टर के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। ईरान न्यूक्लियर कंट्री क्यों बनना चाह रही है? ठीक है, क्योंकि यूएसए जो है उसका पे अटैक कर रही है, इजराइल अटैक कर रही है। तो यहाँ पे देखो आयर में कोई रोकने वाला नहीं है यूएसए को या इजराइल को, रोकने वाला कोई नहीं है, इनारकी है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ना वो कंट्री के एक्टर कौन हो गया? ईरान। तो ईरान के बिहेवियर को डिटरमाइन करेगी, तो जल्दी से न्यूक्लियर पावर बनो, जल्दी से न्यूक्लियर कंट्री बनो ना, तो यूएसए इजराइल को खत्म कर देगी, है ना। कंट्री के एक्टर के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, सॉरी एक्टर के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है कौन? इनारकी, है ना। इनारकी की वजह कर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, और स्ट्रक्चर खराब है इस वजह से कंट्री के एक्टर के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, ये न्यू रियलिज्म बोल रही है। अब यूएसए इजराइल इस पर अटैक कर रही है, तो यानी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं, यूएसए इजराइल को कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। अब कोई रोकने वाला है नहीं, हाँ बोलो क्या बोल रही हो? जब कोई रोकने वाला है नहीं तो ईरान तो जल्दी से बनेगा ही, पावर के पीछे पागल तो होगी, तो जल्दी से वो न्यूक्लियर कंट्री बनने का कोशिश करेगा, जल्दी से वो सोचेगा कि मैं न्यूक्लियर पावर बनूं। अभी वो न्यूक्लियर कंट्री नहीं बना, लेकिन उसके बाद अभी भी बहुत भयानक भयानक मिसाइल है,
है ना। अभी भी ऐसा ऐसा मिसाइल निकाला है जो कि हैरत सरप्राइज है। तो क्यों, कौन डिटरमाइन किया? स्ट्रक्चर, आयर का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर, इनार्की स्ट्रक्चर, ये सब ईरान को मजबूर किया पावर गेन करने के लिए। तो न्यू रियलिज्म बोलती है कि इनार्की स्ट्रक्चर की वजह कर वार होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और आती है, कहा गया, अब आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, या कंस्ट्रक्टिविज्म, जो भी बोलो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलती है, कहानी इसके बारे में नहीं बनाती हूँ, है ना, यहाँ पे लिखती हूँ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब आती है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये बोलती है आयर को आप जैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक मिनट, विटरेगी नहीं ना, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, तुम लोग समझ जाना, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट। आप जैसा कंस्ट्रक्ट करोगे वैसा ही बनेगा। अगर आप उसमें वैल्यू को ऐड करोगे तो आयर में आपको वैल्यू दिखने मिलेगा। अगर आप उसमें कल्चर ऐड करोगे तो कल्चर दिखने मिलेगा। अगर आप उसमें वार ऐड करोगे तो वार दिखेगा। अब जैसा आयर को कंस्ट्रक्ट करोगे ना वैसे ही दिखेगा। तो इनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ। इनार्की ने स्टेट को नहीं बनाया भाई। इनार्की क्या स्टेट को बनाई है? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रियलिज्म और न्यू रियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, और बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, इंसान में भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा बनाओगे ना वही दिखेगा। ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का का बाप क्या कर रहा, अपने बेटा को सिखा रहा कि चोरी करो। ठीक है, चोरी करो, मर्डर करो, तो वो बड़ा होके क्या निकलेगा? चोरी करेगा, मर्डर ही करेगा। और एक लड़का, उसके फादर सिखा रहे कि तुम पढ़ो, पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनो, तो वो पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनेगा क्योंकि उसके फादर ने उसको ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। तो आयर को आप जैसा कंस्ट्रक्ट करोगे और बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको। बेनेट कंडक्ट करते हैं कि एनार्की डज नॉट डेडिकेट स्टेट बिहेवियर। स्टेट के बिहेवियर को, स्टेट के जो बिहेवियर है ना उसको एनार्की नहीं डेडिकेट करती है, बल्कि स्टेट ने ही ऐसा कंस्ट्रक्ट करके रखा है, उसके रिस्पॉन्स में एनार्की बनती है भाई। जैसा आइडेंटिटी, जैसा बिलीफ, जैसा इंट्रैक्शन रहेगा वैसा ही एनार्की बने, वैसा ही स्टेट बनेगा। आयर को आप जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। मान लो, एग्जाम्पल ले, मान लो कि आयर में अगर मॉरलिटी रहती कि नहीं भाई हम किसी से वार नहीं करेंगे, ठीक है, हम मॉरलिटी को फॉलो करेंगे, हम वैल्यू को फॉलो करेंगे, तो आपको आयर का सिचुएशन कैसा देखने को मिलता? कोई वार नहीं मिलता, है ना। तो आपने तो आयर को बनाया ही नहीं है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन को आप जैसा कंस्ट्रक्ट करोगे वैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाओ, ऊपर से आती हूँ, है ना। तो सबसे पहले देखो भाई कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड को कॉइन किसने किया था? निकोलस ऑनफ ने। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये बोलता है कि सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर ऑफ आयर, स्टेट के एक्टर जैसा बनाएंगे आयर को, आयर वैसे ही दिखे। आप वार ना करें, है ना। अगर यूएसए और इजराइल ईरान पे वार ही ना करता, वार ही नहीं करता, तो ईरान न्यूक्लियर कंट्री बनने की कोशिश ही नहीं करता। ठीक है, यूएसए का इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मिलेगा तुमको, ऑयल वगैरह, है ना। तो उसका इंटरेस्ट कहाँ है? मिडिल ईस्ट में। तो उसके लिए वो मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री तो यूएस के अंदर आती है, मतलब वो लोग उसका ये जो भी इसका प्रपोजल मानती है, ईरान नहीं मानती। ठीक है, नहीं मानती। तो आप जैसा कंस्ट्रक्ट करोगे आपका, आप क्यों मिडिल ईस्ट के पीछे भाग रहे? मत भागो ना, नहीं होगी। ठीक है, तो आप जैसा कंस्ट्रक्ट करोगे वैसा ही बनेगा। ठीक है ना। एनार्की इज ए व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, याद करना है। अलेक्जेंडर बेनेट का एक आर्टिकल जो कि 1992 में लिखे थे, एनार्की इज ए व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। तो बेनेट जो है वो स्ट्रक्चर रियलिज्म और न्यू रियलिज्म को क्या करे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बेनिन जो न्यू रियलिस्ट थिंकर केनेथ वॉल्स है, उनका जो आर्ग्यू है कि एनार्की ऐसा कंडीशन देता है इंटरनेशनल रिलेशन में कि इंसान को सेल्फ हेल्प करने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है, कंपटीशन करने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। बोलिए गलत। एनार्की ने स्टेट को नहीं बनाया भाई। वेनेट फेमिस बोलते हैं, वो चैलेंज करते हैं न्यूरिलिस्ट को, बोलते हैं कि कंडेक्ट करके बोलते हैं कि एनार्की जो है वो बिहेवियर को नहीं बनाता है, बल्कि स्टेट जो है खुद से कंस्ट्रक्ट करता है
है ना, अपनी आइडेंटिटी, बिलीफ। अच्छा अब तुम बताओ ना, तुमको आयर में यूके क्यों नहीं मिलता है हर जगह, फ्रांस क्यों तुमको हर जगह बीच में नहीं मिलता है? क्योंकि इन्होंने ऐसा बनाया नहीं, लेकिन यूएसए हर जगह घुस जाता है, उसने वैसा अपना बना के आइडेंटिटी रखा है। यूक्रेन रशिया में वार हुआ, घुस गया, ठीक है। इसराइल फिलिस्तीन में लड़ाई हो रहा है, घुस गया। इसराइल ईरान में लड़ाई हो रहा है, घुस गया। तो उसने वैसा बनाया है, इसलिए आयर का सोचो, ये लोग आयर को खुद से बना रहा है, इसलिए इसको ऐसा दिखता है, जैसा बनाओगे वैसे कष्ट दिखेगा। आयर को इन्होंने ऐसा बनाया है नारी की, जैसे तो नारी की, ठीक है ना। तो न्यूली चालू करते हैं कि नारी की जो है वो कॉम्पिटिटिव करती है इन्वायरमेंट में, ये बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, गलत। सोशल कंस्ट्रक्टिव एनार्की बेंड चैलेंज करते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ न्यूरलिज्म, मतलब वो एक तरीके से वो नहीं मानता है, वो अपना आर्ग्यू क्या देता है, देखो स्टेट कैन क्रिएट कोऑपरेटिव अरेंजमेंट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर। अगर स्टेट जो है कोऑपरेट करे, है ना, अगर इसराइल ईरान जो है कोऑपरेट कर ले, इसराइल ईरान या फिर यूएसए कोऑपरेट कर ले, तो आपको आयर और सही देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा, पीस मिलेगा देखने को, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, इसको हमने बनाया, वर्ल्ड ऑफ और मेकिंग, हमारा बनाया हुआ है, आयर को हमने बनाया है। कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यू करते हैं कि आप जैसा ट्रीट करोगे, कल्चर एज समथिंग दैट इज कंस्ट्रक्ट इन्वेंटेड द रादर इनहेरेंट। बोले सुनो भाई, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यू करते हैं कि कल्चर जो है ना, वो वो कल्चर के बिना तो आप खुद बनेगा नहीं, कल्चर जो है वो आप लेते नहीं है, ठीक है ना, इनहेरेट नहीं करते, कल्चर को अपनी वेट करता है, बनाता है, कल्चर बनाता है। तो तुम आयर में अच्छा कल्चर बनाओ तो अच्छा बनेगा, आपको इनहेरेट नहीं करना, कहीं से लेना नहीं है, ठीक है। कल्चर को इनहेरेट नहीं करना, बल्कि कल्चर को इन्वेंट करना है ना। कल्चर एज अ समथिंग दैट इज अ कंस्ट्रक्ट, उसको बनाओ, इन्वेट करो, ना कि उसको कहीं से लो। कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यू करते, क्लेम करते हैं कि कल्चर कॉजल इफेक्ट है, आयर जो है कॉजल इफेक्ट है, तुम जैसा कॉज रखोगे वैसा, जैसा तुम कॉज रखोगे वैसा इफेक्ट दिखेगा। देखो तुम्हारा आयर में तुमने कौन सा कल्चर अपनाया, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे हर जगह झांकना ताकना करना है, किसी से भी लड़ाई होगा मैं चल, यूएसए किसी से भी लड़ाई हुआ चल गया, है ना। तो उसका इफेक्ट क्या आया, दुनिया में क्या देखने को मिला, यूएसए पावरफुल है, हर लड़ाई में चल जा रहा है ना, हर जगह सप्लाई कर रहा, तो इफेक्ट दिखेगा तुमको, यूएस का ही दिखेगा कि अरे देखो कॉज क्या था, कॉज क्या था, क्या कॉज क्या था, वजह क्या दिख रहा है कि हर लड़ाई में, यूक्रेन रशिया, फिलिस्तीन इसराइल, ईरान इसराइल, हर वार में कॉज था ये। इफेक्ट क्या दिख रहा कि हाँ उसका हर जगह दिखा रहा, वो हर जगह इन्वॉल्व हो, तो आप जैसा बनाएंगे वैसे दिखेगा। वो तीन टाइप का एनार्कीज है, एनार्की सिस्टम आपको तीन जगह देखने को मिलेगा। हॉब्स का एनार्की, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में आपको एनार्की देखने को मिलेगा, लॉक्स के स्टेट ऑफ नेचर में देखने को मिलेगा, और कांटियन कांट के भी स्टेट ऑफ नेचर में आपको एनार्की देखने को मिलेगा। ये बता रहा है, एग्जाम में भी आया हुआ है कि अलेक्जेंडर गणित ने कौन सा तीन को पहचाना था, हॉब्स लॉक, रूसो नहीं है, हॉब्स लॉक कांट, है ना, बुक याद करो। कंस्ट्रक्टिविज्म आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट 1922। क्वेश्चन सॉल्व करो अपने, देखो तो सॉल्व करके अगर दिख रहा है तो करो। करेक्ट बोला, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोलते हैं कल्चर। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री कॉज इफेक्ट के बारे में बात कर रहा, ये बोल रहा है कि जो कल्चर है ना, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, कल्चर को इनहेरेंट करना चाहिए, सॉरी, कल्चर को क्या करना चाहिए, कल्चर को खुद से बनाना चाहिए, है ना, हाँ, खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करो या इन्वेट करो, है ना, या इन्वेट करो। क्या नहीं करना चाहिए, नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट बोले कल्चर को इनहेरेंट नहीं करना है, लेना नहीं है किसी से, लेना नहीं है, खुद से बनाओ, खुद से इन्वेट करो। तो भाई देखो यहाँ पे क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट करते हैं कि कल्चर जो है कभी सम थिंग्स, कभी कभी किसी चीजों में ऑब्जेक्टिवली इनहेरेंट किया था, बिल्कुल भी नहीं, इनहेरेंट नहीं करना है, हम लोगों को इनहेरेंट इन्वेट करना, बनाना है। आर्ग्यू करते हैं कि कल्चर जो है कॉजल इफेक्ट है, बिल्कुल कल्चर कॉजल इफेक्ट है, जैसा कॉज आपको दिखेगा, जैसा कल्चर होगा वैसा इफेक्ट दिखेगा। यूएस का कल्चर क्या है, जो हर वार में घुस जाता है, तो इफेक्ट क्या दिख रहा है,
पावरफुल है भाई। और एक तो है कि लड़ाई आ गया है ना। एक चीज तुम मेरा क्वेश्चन कर लो। कल हम लोग बताए थे रिलेटिव ऑटोनोमस, यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर इज रिलेटिव। कौन बोलेगा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिव ऑटोनोमस है। कल हम स्टेट के बारे में पढ़ाए थे, ये सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर को रिलेटिव ऑटोनोमस कौन कौन बोल रहे हैं? तो ग्रामसी सुपर स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, पोलटास और मोजेदाम, ये 3% जो है सुपर स्ट्रक्चर को रिलेटिव ऑटोनोमस बोलते हैं। और स्टेट को रिलेटिव ऑटोनोमस कौन कौन बोलते हैं? तुम्हारा बताओ कौन कौन बोलते हैं? हाँ, और पोलटास, पोलटास है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो। अलेक्जेंडर विनी डेट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ एनार्की, इन्होंने पहचाना 3 तरह का। कौन कौन था 3 टाइप का एनार्की को पहचाना, नाम बताओ। और यहाँ बोला एडिलिस्ट थिंकर है, कौन सा थिंकर है? अलेक्जेंडर विनीट कंस्ट्रक्टिविज्म थिंकर है। हाँ, कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है अलेक्जेंडर विनीट, क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है। डिकंस्ट्रक्शन का रेंज किससे इस बार क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? पोस्ट मॉडर्निज्म इजी है ना पोस्ट मॉडर्न। कौन बोलता है कि ट्रूथ एज रिलेटेड टू मेटा नैरेटिव्स? प्लूटार्च, बहुत इजी क्वेश्चन। इन्हीं ब्राउन ने पहले क्वेश्चन करा था। अच्छा ये पढ़ते हैं, आधा घंटा टाइम है ना। अच्छा और भी आगे थोड़ा कर दो प्लेट में खिला जो। नेशनल पावर क्या है? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल पावर क्या है? रेफर टू द कंट्री की एबिलिटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड द एक्शन ऑफ द अदर स्टेट इन ग्लोबल एरिया। नेशनल पावर का मतलब है कि दूसरे स्टेट पर, है ना, आपका क्या इन्फ्लुएंस है, दूसरे स्टेट पे आपका क्या इन्फ्लुएंस है। यूएसए रसिया से कभी नहीं, यूएसए रसिया पे क्या अटैक कर सकता है? यूएसए नॉर्थ कोरिया पे अटैक कर सकता है? यूएसए चाइना पे अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। पता है कि रशिया के पास भी मेरे जैसा ही एटॉमिक बम है। मुझे पता है कि अगर हम नॉर्थ कोरिया पे करेंगे तो मुझे पागल है हाइड्रोजन बम छोड़े, नहीं कर सकते। तो हमको पता है कि ये सब कंट्री पावरफुल है ना। अभी से अभी का तुम सिचुएशन देखो, अभी सिचुएशन क्या है तुम्हारा कि ईरान, ठीक है, इधर, और एक तरफ है इजराइल, और प्लस यूएस। मेरी बात समझना अच्छे से, ठीक है। तुमको पता है ईरान, है ना, हम लोग को पता है कि अभी लड़ाई छोटा मोटा चल रही है, अभी लड़ाई बड़ा लेवल पे नहीं गई, लेकिन नेशनल पावर आयर में कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है नेशनल। हमको पता है जहां ईरान के साथ रशिया आ गई, जहां ईरान के साथ चाइना आ गई, हमको पता है थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, क्योंकि ये सब सुपर पावर है, बड़ी पावर है। हालांकि ईरान भी अच्छे से जवाब दे रही है इसको, इसराइल, ठीक है। लेकिन अगर हमको पता है कि रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है, हमको पता है चाइना भी बहुत पावरफुल कंट्री है, और नॉर्थ कोरिया भी अच्छा यूक्रेन के मामले में पावरफुल, ये सब कंट्री इधर से आ जा रही है, इसराइल यूएसए यूके इधर से आ जा रही है, तो हम इसका अंदाजा लगा लेंगे। क्या अंदाजा लगाएंगे? बड़ी बड़ी कंट्री आपस में एक हो गई है ना। देखो ये रशिया पावरफुल है, हम लोग को पता है रशिया पावरफुल है, हमको पता है चाइना, लेकिन अगर ईरान के साथ छोटी कंट्री जैसे लेबनान, लेबनान हमको नहीं पता ये वर्ल्ड वार में करना है, क्योंकि हमको पता वो ज्यादा पावरफुल नहीं। मान लो कोई मिडिल ईस्ट कंट्री आके तुम्हारा ईरान के साथ जुड़ जाती, हमको पता है कि ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट नहीं होगी, क्यों उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन हमको ये भी पता है कि अगर रसिया और चाइना की इन्वॉल्व होती है ना, तो ये वार थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले सकती है, ठीक है। तो बोला कि एक आयर में कंट्री के कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है कि किसका पास
उसका एबिलिटी डिपेंड करता है ना। ग्लोबल एरेना पे स्टेट के एक्शन और बिहेवियर डिटरमाइन करता है वो कितना पावरफुल है। रशिया जिस तरह से ईरान पे, यूएसए जैसे ईरान पे इसराइल गिराया, निशान गिराया, तो कितने सारे बच्चों की मौत हुई। और जो सुप्रीम लीडर था अयतुल्ला अली खमनाई, उसको मार दिया गया। उसकी छोटी सी पोती, 14 ईयर की पोती को मारा गया। बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर को मारा गया क्योंकि वो कमजोर है। उसका नेशनल पावर हमको पता है वो कमजोर है यूएस के साथ, है ना। भले मुकाबला कर रही है लेकिन हमको पता है कि वो कमजोर। लेकिन क्या वो रसिया पे कर सकती है? हम कैसे बता रहे? क्या हम रसिया पे आके देखें? नहीं। उसकी एबिलिटीज, उसकी इन्फ्लुएंस, उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से हमको पता है उसका ग्लोबल एरिना में पोजीशन क्या है रशिया का, वो पता है। यूएस कभी उसको डायरेक्ट नहीं कर देगा। थर्ड वाला अगर उसको यूएस कर दी ना तो थर्ड वर्ल्ड वार होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह वो ईरान को किया, पता है उसको, हम ईरान को करेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा। लेकिन अगर रशिया को कर देगा ना, आपको पता है ग्लोबल एरिना में रशिया की क्या पोजीशन है। तुम लोग को एक चीज पता होना चाहिए, बता देती हूँ। सोचो कि दूसरी कंट्री को पता नहीं चाहिए, बिल्कुल सच बात है, झूठ नहीं है। तुम लोग पढ़ोगी ना तो समझ में आया है कि हाँ वो कितना ये है, ठीक है। तो बोला कि इट इन्वॉल्व द कैपेसिटी ऑफ फोर्स टू ट्रेड ऑफ द यूज ऑफ और अदर फॉर सिक्योरिंग द ग्लोबल नेशनल ट्रेड। पावर पता चल जाएगा देख के कि उसका क्या ग्लोबल नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तुम कभी और कोई लीडर के बारे में नहीं सुनी होगी ऐसा करता होगा, लेकिन वो एक बड़ा बड़ा कंट्री है रशिया, छोटा मोटा नहीं है, बड़ी कंट्री है। अब वो कंट्री है तो उसको तो अपना सिक्योर रखना पड़ेगा, है ना। हर चीज उसी तरह अपना कंट्री को सिक्योर रखना है, हर चीज। वो तो वो एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया था बहुत भयानक। रसिया के एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनोगी ना, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, जो पीछे वो कैदी लिया था, कुछ कैदी लिया था, कितना लिया था मुझे याद नहीं, लेकिन तुम पढ़ना कैदी को लेकर, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा कंट्री करेगा। उसको पता चला कि उसका एक्सपेरिमेंट कितना डेंजर होगा, तो उसका उसके पास क्या क्या है। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया कि वो एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही जेल के प्रिजनर से, ऐसा प्रिजनर जिसको डेथ सेंटेंस मिला हुआ, फांसी का सजा मिला। उसने बोला उन लोगों हम तुम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट में जीत मतलब बच जाते हो तो तुम लोगों को हम लोग क्या करेंगे, अपने फौज में शामिल कर लेंगे, अपने मिलिट्री में, तुम लोगों का सजा माफ हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं बचते तो ऐसे भी तुम लोग का डेथ सेंटेंस। उन लोगों ने बोला ठीक है हाँ। पता है वो क्या किया था, वो वो ना आदमी लोग को क्या किया, एक रूम में बंद कर दी, ठीक है। और उन लोगों को कंटिन्यू ऐसा इंजेक्शन दिला रहा था कि वो लोग सोए ना, ठीक है। खाना पानी भी नहीं दे रहा था, सो नहीं रहा था, उन लोगों नहीं सोने वाला, ठीक है। कि वो लोग मतलब हम देखेंगे कि उसको खाना पानी नहीं देंगे, उसको सोना ही नहीं है, ठीक है ना। सोएगा नहीं तो उसके में क्या चेंजिंग, क्या एवोल्यूशन आएगा, वो एक डेंजर एनिमल में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो मेरे एक विपेन हो, ठीक है। अगर वो प्रिजनर डेंजर इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, कोई वायरस कोई इस टाइप का, तो वो मेरे लिए एक विपन बन जाएगा। इससे रसिया उसको एक रूम में बंद कर दिया। पता है शायद कितने दिन, 14 डेज के बाद जब वो रूम खोलता है ना, तो क्या देखता है कि एक आदमी बचा था, सिर्फ एक आदमी, एकदम पतला हड्डी, सारा लोग मर गया। अब वो आदमी क्या किया, एक दूसरे नींद पूरा नहीं होने से क्या किया, एक आदमी दूसरे आदमी का नोच नोच के खा लिया, ठीक है। हड्डी हड्डी तक का खा लिया, पूरा पूरा रूम में खाली हड्डी पड़ा हुआ है। और एक वो बस आदमी बचा हुआ था, तब पतला सा था, पतला हो गया था, वो भी मरने वाला था, वो मर गया, ठीक है। मतलब नींद नहीं मिला तो वो इंसान कोई एनिमल नहीं बना, हाँ एनिमल बना, एक दूसरे को नोच के खा लिया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट फेल कर गया था। तो वो सब क्यों कर रहा था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट पास हो गया और वो सचमुच कोई एनिमल में कन्वर्ट हो गया, कोई वायरस में कन्वर्ट हो गया, तो हम दूसरी कंट्री से डरा सकते हैं, इस तरह का वो किया था, ठीक है। तो ये सब बड़ा कंट्री, उससे पता चलता है कि उसका एबिलिटी क्या है, ठीक है। पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द अदर स्टेट in accordance with the one's noble importance of the understanding national power. Understanding national power is the crucial in analyzing country position and role in the international system. तुम्हारा नेशनल पावर तुमको फायर में बताएगी तुम्हारा पोजीशन क्या है, ठीक है। तुम्हारा मिलिट्री बताएगी तुम्हारा मिलिट्री कितना भयानक है। पहले 1948 में इजराइल आया, कोई नहीं जानता था इजराइल, ठीक है।
हो नहीं जाता था। लेकिन इसराइल को क्यों जाना? अब तो वो मतलब उसका उसका बहुत सारा ये टेक्नोलॉजी डिक्लाइन हो रहा है। मैं इससे पहले की बात बता रही हूँ, बहुत एडवांस। क्यों एडवांस था? आयरन डोम बना के रखा हुआ था। मोशाद, उसका जो जैसे इंडिया का भी एजेंसी का नाम है रॉ, पाकिस्तान का नाम है आईएसआई, इसी तरह इसराइल का है जो जासूस एजेंसी, उसका नाम है मोशाद। तो मोशाद इसलिए फेमस हुआ था ना, क्योंकि वो बोलता है कि मोशाद अपना दुश्मन को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और वो नहीं छोड़ता, वो पता लगा कि मार भी देता है। बहुत बहुत उसका स्टोरी है, ठीक है। तो वो सब उसका एक मतलब क्या हुआ था कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ था इसराइल के क्रिकेटर पर, ठीक है। टेररिस्ट अटैक हुआ, तो ये सच्चा स्टोरी है। अटैक हुआ, सारा क्रिकेटर को मार दिया गया, कुछ बचे। कुछ साल के बाद मोशाद जितने भी टेरर थे, जितने भी टेररिस्ट थे, सबका बारे में पता किया। मोसाद पता कर करके सबका घर में पहले गिफ्ट भेजेगा, गुलदस्ता। अब गुलदस्ता में लिखा हुआ रहेगा, तो मोसाद अपना दुश्मन को भूलेगा नहीं। अब भेज कर उसके बाद उन लोगों को मारता, हर एक को जितना भी इन्वॉल्व था। तो ये बात पूरे दुनिया पे एक ये बन गई कि इस तरह के ऐसा उन्होंने ही किया। जब आया दुनिया वालों के सामने, तब इजराइल है ना दुनिया के सामने आने लगा, है ना। तब ये भी पावरफुल में आने लगा। क्यों? उसका इन्फ्लुएंस देख के, उसका ये देखकर, उसका पोजीशन देखकर, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसका आयरन डॉन के बारे में पता चला कि उसके ऐसे लगा हुआ है कि अगर कोई मिसाइल ऐसे करके फेंकेगा, चलाता है, तो वो आयरन डॉन क्या करता है, हवा में ही उसको खत्म कर देता है। लेकिन अब ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि एक के लिए एक के लिए तुम्हारा ठीक है, लेकिन अभी ईरान क्या कर रहा है, एक साथ तुम्हारा 50, 15, 20 मिसाइल छोड़ रहा है, तब आयरन डोम उसको नहीं संभाल पाएगा। उस टाइम तक का ठीक था, अभी का पीरियड में नहीं, उस टाइम तक बता रहे। तो जब पूरा कंट्री को पता चला कि ईरान इतना एडवांस हो गई है, नहीं इसराइल इतना एडवांस हो गई है, तभी आ गई पावरफुल कंट्री में, है ना। उसका नेशनल पावर देख के सब इसको कंसिडर किया जाने लगा कि नहीं, इसराइल भी पावरफुल कंट्री में आ रही है। देखो मोसाद इतना ये, उसके बाद उसने आयरन डोम बनाया और भयानक भयानक टेक्नोलॉजी बना के रखा अपना ये में। लेकिन अब तो उसका डिक्लाइन हो रही है ना, वार करेगी फिर। देखो भले कोई भी हारे या जीते, वो तो जीतने वाला का भी तो नुकसान होता ही है ना, वही बात बता रही। तो बोला कि नेशनल पावर आयर में जो है ना, तुम्हारा पोजीशन बताएगी कि तुम्हारा पोजीशन क्या है। तो इसराइल को पोजीशन उसके नेशनल पावर की वजह कर ही इंटरनेशनल रिलेशन मिलता था पावरफुल, है ना। एक नेशन का पावर डेडिकेट करेगी उसकी एबिलिटी, ग्लोबल पॉलिसीज, अलायंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अब तुम पावरफुल है तो तुमसे सब दोस्ती करने की कोशिश करेगा। पहले इसराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। ईरान पहले ऐसे कंट्री थी जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ कंट्री है, ठीक है। लेकिन आज इसराइल से हर कोई दोस्ती करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका नेशनल पावर ऐसा है, ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका दोस्ती है, बड़े बड़े, है ना। अलायंस, ग्लोबल पॉलिसीज, ये सब इसकी पावर को सेव करती है कि भाई देखो, है ना। इंडिया भी इसराइल के साथ दोस्ती करना चाहती है, लेकिन अब उसका जो है ना थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। बैक टू बैक वार करेगा तो होगा ही, ठीक है। तो हैंस मार्किंग थे क्या बोल रहे हैं कि अच्छा याद क्या करना है, मैं तुम लोग बताया यहाँ पे याद कुछ नहीं करना, बल्कि समझाई हूँ, ठीक है। ये याद करना है कि पावर को डिफाइन कहते हैं कि मैन का कंट्रोल ओवर माइंड एंड द एक्शन ऑफ द अदर मैन। अगर तुम्हारे पास पावर है ना एक इंसान पे, तो एक मैन क्या कर लेगा, दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर लेगा, दूसरे इंसान के एक्शन को कंट्रोल कर लेगा। चलो मैं बताती हूँ। अगर तुम देखोगी यूएसए और तुम देखोगी इसराइल, यूएस के पास पावर है, उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया। फिलिस्तीन से जंग करो, मैं तुमको सप्लाई करूंगा। फिलिस्तीन को ये करो, मैं तुमको दूंगा। किया इसने, इसका ठीक है, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल वीक हुआ, ठीक है। फिर बोला कि चलो अभी ईरान से हम लोग वार करते हैं। इसराइल बोला ठीक है चलो। देखो कैसे कैसे इसराइल को कंट्रोल कर रहा है यूएसए, ठीक है। चलो करने गया, ईरान कभी भी यूएस पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, और यूएस के मिलिट्री बेस पे की, लेकिन ईरान इसराइल में डायरेक्ट अटैक कर रही है और उसका सिटी को भी बर्बाद कर रही है ना। तो बार बार यूएस क्या करे, इसराइल को वार में ला रही है, ठीक है। इसराइल को बार बार वार में ला रही है।
तो यूएस क्या कर रहा, क्योंकि यूएस के पास पावर है, इसलिए क्या कर रहा, वो इजराइल के माइंड को कंट्रोल कर रहा, उसके एक्शन को डिटरमाइन कर रहा, तो ऐसे ऐसे करो। अच्छा, यूएस के पास पावर है, तो इसने यूक्रेन को भी क्या किया, वार में लाया, तो तुम रसिया से वार करो। आज यूक्रेन की हालत बहुत खराब है, ठीक है। तो पावर है तभी तो सबको कंट्रोल कर पा रहा, नहीं पावर होता तो लोग इसकी बात थोड़ी मानते। ठीक ही बोला है मैं इस बार था कि मैन का कंट्रोल ओवर माइंड पे, मैन क्या करेगा, दूसरे के माइंड को कंट्रोल करेगा, दूसरे के एक्शन को कंट्रोल करेगा अगर पावर है तो। मॉर्गन थ्योरी बोलते हैं कि नेशन इंटरेस्ट डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ पावर। मतलब क्या है, नेशन इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म पावर का मतलब है कि एक कंट्री का मेन गोल क्या है, आयर यूएस का गोल क्या है, हेजेमनी बनना, हेजेमनी। इस वजह से वो क्या कर रहा है, हर जगह अपना कंट्री को सिक्योर कर रहा है, सिक्योरिटी, रेडार सिस्टम बना के रखा हुआ, रेडार सिस्टम हर जगह। क्यों, कोई मिसाइल अटैक करेगी ना, वो रेडार सिस्टम उसको खत्म कर देगा, ठीक है, पूरा सिक्योर करके रखा हुआ है। और ये बताएगी यूएस, जब हम लोग यूएस को देखेंगे, यूएस का सिस्टम जब हम जानेंगे, अरे बात, उसका मिलिट्री इतना स्ट्रांग है, उसका टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है, तो हम लोग क्या पता चलेगा, बाप रे पावरफुल। इसका नेशनल इंटरेस्ट बता रही है कि इतना पावरफुल है। नेशनल इंटरेस्ट का चीज कि इसने पूरा सिक्योरिटी बना के रखा, मिलिट्री स्ट्रांग है, एक नंबर। दूसरा कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तीसरा, इसके पास रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम जो कि मिसाइल को बर्बाद कर दे, है ना, ये सब है ना, ये सब क्या है इसका नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट क्या डिफेंड कर रही है, तुम्हारा पावर। एक सेकंड रुक जाओ तो मैं थोड़ा, इनका इसी टाइम कॉल आया, कितना भी इसी टाइम छुट्टी मिलता है ऐसे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि उसका नेशनल इंटरेस्ट बताएगी। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या, कि तुम अपने कंट्री में क्या क्या बना के रखी हो, है ना, तो अरे बाप रे देखो रडार सिस्टम बना के रखा हुआ है ना, अरे बाप रे देखो टेक्नोलॉजी कितना हाई है, देखो सिक्योरिटी कितना स्ट्रांग है, मिलिट्री देखो कितना ये है, वो तुम्हारे पावर को डिफाइन करे कि अरे कितना ही पावरफुल कंट्री है ना, समझ में आ गया। आ जाओ, मैकलिन, ठीक है ना, मैकलिन, मैकलेन, ये मैकलिन है, ये मैकलेन है। पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल व्हाट डू दे वुड नॉट बी अदरवाइज हैव डन। ये लोग पुराना ही डिफिनेशन देंगे, क्या बोल रहे हैं कि पावर वो है जो तुम लोगों से करवाना चाहती हो, ठीक है, वो करना ना चाह रही है लेकिन फिर भी तुम उसको अपनी मर्जी से करवा रहे हो। पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल टू व्हाट वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। मेरी बात सुनो, सऊदी अरबिया एक मुस्लिम कंट्री है, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, तो मुस्लिम कंट्री लड़ाई कर रही हो कैसे, क्योंकि सऊदी अरबिया यूएस के पास पावर है, तो यूएस इसे जो माने वो करवा सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना के रखी है यूएस, है ना, बना के रखी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसको अगर नहीं भी मन नहीं है फिर भी उसको मानना ही पड़ेगा, हाँ, ठीक है, क्योंकि यूएस के पास पावर है ना, वो जो मन करे अपने सऊदी से करवा सकते, ठीक है, तो ये पावर है, जब अपनी मर्जी से तुम किसी से करवा सकते हो, जो भी ना करना चाहे फिर भी, एक अमीर का, एक पावरफुल कंट्री एक कम पावरफुल कंट्री से जो मन करवा मने करवा रहे। सऊदी अरेबिया जो है ना, वो पावर के मामला में तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, बट पावर के मामले में वो स्ट्रांग नहीं है, और यूएस इसके सामने बहुत पावरफुल है, तो वो जो चाहती है सऊदी अरब से करवा लेती है। मार्जिन था वही अभी बताया ना कि माइंड के एक्शन को और माइंड को कंट्रोल करना पावर है। जॉर्ज सजन, एक मिनट जो सज जॉर्ज सजनबर्ग, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं कि पावर द कैपेसिटी टू इम्पोज वन बी। पावर का मतलब है ए और बी, जब तुम अपना मर्जी दूसरे के ऊपर थोप रही हो, ठीक है, जैसे अभी के ऊपर पावर थोप रहा है, कौन थोप रहा है, यूएसए, कि आप 30 दिन तक का तेल ले लीजिए, वो क्या है, पावर है,
आप रसिया से 30 दिन तक बस तेल ले सकते हैं, ठीक है। तो वो पावर है, किसका पावर? यूएस के पावर। Van Dyke, it is not so much absolute power, for state is a power position in relation other state that को। बोले भाई 100% पावर हो जाना ही पावर नहीं, बहुत ज्यादा पावर तुम कर लिए कि स्टेट कंपेरिजन पावर नहीं, ठीक है ना। तुम्हारा दूसरे कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, तुम्हारा दोस्ती क्या है, तुम्हारे पास तुम बहुत ताकतवर हो, यूएस से बहुत ताकत, ऐसे किसी से दोस्ती ही नहीं है तो वो पावरफुल नहीं है। पावर क्या है? इट इज नॉट मच द एब्सोल्यूट पावर ऑफ ए स्टेट एज इट पोजीशन। स्टेट का मतलब यहाँ पे ये बात बोला कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम पावरफुल हो, ठीक है, तुम एक नंबर पे हो, ये पावर नहीं है। तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर है, ये पावर नहीं है। तुम्हारा पावर ये से कौन किया जाएगा कि अदर स्टेट के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, अदर स्टेट के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, ठीक है ना, वो पावर है, ठीक है। यूएस पूरा मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल कर रहा है, बहरीन, ओमान, कुवैत, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, सब पर अपना मिलिट्री बेस बना के रखा हुआ है ना, ये सबसे दोस्ती है, ये पावर है। लेकिन ईरान पे अभी तक नहीं बनाया है ना, वो पावर नहीं। पावर क्या है? जो बना के, पावर का फीचर क्या है? डायनामिक नेचर, पावर हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है, ये मार्टिन थॉबी बोलते हैं। जरूर नहीं, अभी क्या हुआ देखो, इसराइल का ने पावर क्या था, क्या वो आयरन डॉन बना के रखा हुआ कि कोई भी अगर मिसाइल अटैक करेगा, आयरन डॉन इसको बाहर में ही खत्म कर देगा, ठीक है, रडार सिस्टम जैसा, ठीक है ना। लेकिन ईरान ने क्या किया, ऐसा एयरक्राफ्ट यूज किया कि उसमें से एक नहीं 15 मिसाइल निकलेगा एक बार में। अब मुझे बताओ, नहीं रोक पा रहे हो गया ना, चेंज करना पड़ेगा आपको अपना पावर को, एक नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। पावर जो है हमेशा चेंज होते रहता है, कभी पावर बढ़ेगा कभी घटेगा, ठीक है। एक जैसे कभी तुम्हारा इकोनॉमिक नेशनल पावर कैन इधर इंक्रीज एंड डिक्रीज विद वेरी फैक्टर। पावर का मतलब ये नहीं कि तुम खाली बस तुम्हारे पास एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल होना चाहिए, तुम्हारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांस होना चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तब पावर, ठीक है। A nation that powerful today may not remain in the information in the future due to this element। इसराइल 1948 में तो पावरफुल नहीं था, लेकिन देखो चेंज हो गया, पावरफुल बन गया था, है ना, क्योंकि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी एडवांस था, मिलिट्री स्ट्रांग था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, पावरफुल थी, ठीक है ना। अनप्रेडिक्टेबल, पावर चेंज भी हो सकता है। 1948 में इसराइल पावरफुल नहीं था, कोई नहीं जानता था उसको, रसिया भी, चाइना भी नहीं था, जब चाइना को स्टैब्लिश किया गया था वो भी नहीं था पावरफुल, लेकिन देखो पावरफुल अडॉप्ट करना चाहिए कंटिन्यू, एक ही को करोगे कि मुझे ये करना है तो नहीं चलेगा, एडवांस हो, नया नया चीज सोचो। नॉर्थ कोरिया ने हैड पहले तुम्हारा 2007 से पहले तुम्हारा दुनिया का सबसे भयानक भयानक जो न्यूक्लियर वेपन था ना, वो यूएसए, यूके, रशिया, इन लोग सब पास में, इनके पास था, यूके रशिया इन लोग पास, ठीक है। यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, इनसे भी डेंजर बम बनाया नॉर्थ, हाइड्रोजन बम, बहुत दुनिया का सबसे डेंजर बम बोलेगा बनाया, ठीक है, कि इसने जो बम बनाया ना बहुत भयानक बम, आधा दुनिया को खत्म कर दिया, इतना भयानक बम है उसके पास, नॉर्थ कोरिया के पास। यूएस बोला कि नॉर्थ कोरिया हाइड्रोजन बम बनाया, हम उससे भी भयानक बम बनाए, वो उससे भी भयानक बम बनाया। अब जब रशिया ने बनाया, ये यूएस ने बनाया, तो रशिया बोला हम भी बनाए, उसने भी बनाया, तो बोलो कंटिन्यूस अडॉप्शन कर रहा। अब वो छोड़ देता कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, मुझे क्या जरूरत, लेकिन उसने बोला कि नॉर्थ कोरिया जब हाइड्रोजन बनाया तो हम भी से डेंजर बनाएंगे, फिर वो देखा देखी रशिया भी बोला, तो पावर का मतलब यही कि कंटिन्यूस अडॉप्ट करना पड़ेगा भाई। पावर का एलिमेंट देखो, तुम्हारा ज्योग्राफिकल कैसा है, आ जाओ, जियो पॉलिटिक्स कैसा है तुम्हारा, जियो पॉलिटिक्स, तुम्हारा रिसोर्सेज कैसा, क्यों यूएस मिडिल ईस्ट के पीछे क्यों इतना पागल है, क्योंकि वहां उसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, वहां पे तुमको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा, सबसे भयानक चीज क्या मिलेगा पता है, नेचुरल गैस,
नेचुरल गैस मिलेगा, ऑयल मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो ज्योग्राफी भी ये होता है। अच्छा, यूएस 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 क्यों इतना पावरफुल है? क्यों क्यों उसको कोई कंट्री डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाती? क्यों क्यों नहीं इसको डायरेक्ट? क्योंकि वो ऐसा कॉन्टिनेंट में है ना। अब वो अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, वो ऐसा कॉन्टिनेंट में इसको डायरेक्ट अटैक ही नहीं कर सकता है। ये इसका बेनिफिट है, इसलिए ये पावरफुल है। देखो, ईरान जो है वो इजराइल पे डायरेक्ट अटैक कर रही है, लेकिन वो यूएस पे अटैक नहीं कर सकती है डायरेक्ट, ठीक है ना। उसको अटैक करने के लिए, ईरान को यूएस पे अटैक करने के लिए यूएस के बगल जो जो नेबरिंग कंट्री उसके पास जाना पड़ेगा, तब जाके अटैक कर सकता है। इसका ज्योग्राफी सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो ज्योग्राफी होता है ना, वो टंचेबल होता है, वो दिखता नहीं है, तो तुम छू नहीं सकती हो। यूएस जो ज्योग्राफिकली बहुत सेफ जगह पे है, उसको कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करता, न्यूक्लियर अटैक। तो क्या बोलूँ, तुम छू सकती हो, सॉरी छू सकती हो, टंचेबल हो, तो वो दिखेगा कि हाँ वो बहुत ही टंचेबल है, सॉरी वो दिखेगा, ठीक है। एक कंट्री का स्ट्रेटेजिकल पोजीशन, जैसे यूएस का है ना, उसका ट्रेड रूट। अभी ईरान क्या कर रहा, ईरान सोचो देखने का तो छोटी कंट्री है, लेकिन क्या किया अभी उसने, स्ट्रेस ऑफ हार्मोस, हार्मोस को क्या किया, क्लोज कर दिया है। इसकी वजह से क्या हो रही है, क्राइसिस ऑफ एलपीजी हो रहा ना, गैस का, ठीक है, हो रहा ना। तो वो देखो कितना ये मतलब स्टेट ऑफ हार्मस क्या है, उसका रूट है, ये भी पावर है, ज्योग्राफी भी पावर है भाई। देखो लड़ाई हो रहा है, लेकिन देखो उसने क्या किया, ऑयल क्राइसिस होने वाली है, ऑयल क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि ऑयल क्राइसिस 1971 में यूएसए की इतनी पावरफुल कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री, 1971 में उसका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। क्यों? क्योंकि ओपेक जो कंट्री थी, उन्होंने क्या किया था, ओपेक जो कंट्री थी, एक्सपोर्ट कंट्री था, ओपेक जो कंट्रीज थी, इसने क्या किया था, ऑयल का प्राइस को इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह कर यूएसए में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। तो देखो रिसोर्स की वजह कर हुआ, नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑयल, मिनरल्स, वाटर, इन सब, इंडिया भी क्या किया था, पहलगाम जब हुआ था तो वाटर बंद कर दिया था ना, तो इन सब की वजह से भी ये भी पावर है ना, ये भी पावर डिफाइन करता है, ठीक है। ईरान छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी क्या किया, दुनिया में क्राइसिस ला रहा, वो भी एक पावर है। इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक है, मिलिट्री, इकोनॉमिक अच्छा होगा तो मिलिट्री स्ट्रांग होगी। इजराइल जो है ना, इजराइल आना हरन, इसलिए इजराइल को क्रिटिसाइज, इजराइल क्या है, जूस है। आना हरन जूस को इसलिए क्रिटिसाइज भी करती है, यही बोल के कि जूस ने हमेशा इकोनॉमिक के ऊपर फोकस किया, पॉलिटिक्स पे कभी फोकस ही नहीं किया था, इसे जर्मनी में हम लोग साथ ऐसा है ना। इन्होंने इकोनॉमिक पे बहुत फोकस किया, शुरू से इकोनॉमिक पे फोकस किया, इसकी वजह से इसका मिलिट्री बहुत स्ट्रांग था, इसका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। वो इसराइल इतना ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्यों हुआ, उसका टेक्नोलॉजी जानकर पूरी दुनिया उसको जानने लगी। तो एक छोटी सी कंट्री थी, है ना, फ्रांस में जाके रहने लगी, तो आस्ते आस्ते ऑक्यूपाई करके कंट्री बनी, 1948 में कंट्री, में कंट्री है ना। और उसके बाद इतना दम हाई फाई कैसे हो गई, क्योंकि उसने इकोनॉमिक था, पैसा था उसके पास, पैसा से उसने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग किया, फिर टेक्नोलॉजी एडवांस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डिफेंस सबको स्ट्रॉन्ग कर लिया, हो गया। मिलिट्री का साइज, मिलिट्री का साइज, मिलिट्री का साइज डिपेंड करती है कितना मिलिट्री बड़ा है ना, कैसा टेक्नोलॉजी। इसराइल को सब इसीलिए पहचानता है, टेक्नोलॉजी की वजह पर, या फिर यूएस इसीलिए पावरफुल है टेक्नोलॉजी की वजह पर, ठीक है ना। सोशल स्ट्रक्चर, तुम्हारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल पावर, कल्चर पावर, लीडरशिप, इंटेलिजेंस, आइडियोलॉजी, ये सब तुम्हारा क्या है, पावर, ठीक है, ये सब पावर है। पावर कितने तरह की होती है भाई, 4 तरह की, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, फास्ट पावर। हार्ड पावर किसको बोलेंगे, एक कंट्री की मिलिट्री एक्शन, ठीक है, वार, ट्रेड, मिलिट्री पजल। इकोनॉमिक, तुम्हारे पास पावर है ना, हमारा मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, अगर किसी कंट्री का मिलिट्री स्ट्रांग है, वो दूसरी कंट्री पे रिस्ट्रक्शन, सैंक्शन लगा सकता है, जैसे अभी जैसे सैंक्शन लगाया जाएगा, है ना, कोई कंट्री पे, यूएस बहुत कंट्री पे सैंक्शन लगाता है ना, कोहर्सन या फोर्स, ऐसा कोहर्सन फोर्स जो भयानक है ना, जैसे तुम्हारा यूएस का जब इराक में वार हुआ था तो लोगों के साथ ये किया था, है ना, इस तरह का फोर्स है, यानी आपके पास हार्ड पावर है ना। हार्ड पावर के अंदर क्या क्या आएगी, मिलिट्री एक्शन, वार, ट्रेड, मिलिट्री, इकोनॉमिक सैंक्शन, डिस्ट्रक्शन, कोहर्सिव फोर्स, ये सब हार्ड पावर में आएगी। सॉफ्ट पावर,
ऐसा पावर जो तुम यूज नहीं करोगे, जो दिखेगा नहीं लोगों, तुम मैनिपुलेट करके इंडिया यूज करती है। इंडिया जैसे योगा, योगा इंडिया में होता है, वो पूरी दुनिया योगा में वो फॉलो करती है ना, तो उससे इंडिया में पैसा आ रहा है, तो वो क्या है, सॉफ्ट पावर। एडवोकेट सॉफ्ट पावर द मोर कोस्ट इफेक्टिव, ये बहुत कोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये हार्ड पावर से बहुत अच्छा है। सॉफ्ट पावर बिकॉज ये अट्रैक्ट करती है लोगों, है ना, ये दिखेगा नहीं, इंटेजेबल नॉन मेटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे इंडिया का कल्चर, इंडिया में ताजमहल है ना, अब लोग उसको देखने आते, तो इंडिया का पैसा बढ़ता है, तो वो क्या है, तुम्हारा सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को स्टेट एक्टर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान से, गवर्नमेंट यूज कर सकता है उसको, सॉफ्ट पावर को, डिप्लोमेसी के थ्रू, है ना, कल्चर के थ्रू यूज कर सकता है। सॉफ्ट पावर को नॉन स्टेट एक्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह, है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सॉफ्ट पावर जो है ना, इज द सेकंड फेज ऑफ पावर है। जब हार्ड पावर से काम नहीं चलता ना, अच्छा लोग नहीं मान रहे ना, मार फिर चलो लोगों को इन्फ्लुएंस करते, यहाँ पावर सा यूज नहीं होता। हार्ड पावर में आएगा आपको हर्षण, मारधाड़, ये दिखता है ना, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सैंक्शन, ये सब दिखेगा। सॉफ्ट पावर जो ये अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट कर पा रही हो, लोग तुम्हारी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना, कल्चर तुम्हारा अच्छा, लोग इससे इंडिया को लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ लोगों को वैल्यू दिया जाता है, यहाँ बहुत इनटचेबल, इंडिया को इसे सब, इंडिया इतना क्यों आगे है ना, इंडिया भी कम नहीं है दूसरे कंट्री के आगे, क्यों, क्योंकि इंडिया का कल्चर सब बहुत पसंद करता है, यहाँ पे मल्टी डाइवर्सिटी है, यहाँ का वैल्यू को सभी रिस्पेक्ट करता है, कि यहाँ पे हर तरह का धर्म रहता है, सबको इज्जत देता है, ये सब की वजह से इंडिया का बाहर में नाम भी होता है, तो ये सॉफ्ट पावर है। फिर योगा, ये सब इमीडिएटली रिजल्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आस्ता आस्ता रिजल्ट आता है, लोग जब देखेंगे आएंगे इंडिया में, समझेंगे तब बोलेंगे इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, सारे धर्म के लोग रहते हैं, है ना। ये हटा दो, प्राइमरी कंट्रोल बाय द स्टेट, यहाँ स्टेट कंट्रोल करती है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन कोई भी कंट्रोल कर सकता है सॉफ्ट पावर। ये एक्सपेंसिव होती है ना, यहाँ पे रिसोर्स के टर्म में इफेक्ट दिखेगा, जब तुम मिलिट्री यूज करोगी, पैसा यूज करोगी, तभी इसका इफेक्ट दिखेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है ना, यहाँ पे तुम अपना माइंड यूज करके लोगों को अटैक कर सकती हो, है ना, ये दिखेगा भाई, ये विजिबल है, और ये विजिबल नहीं है, ये इनडायरेक्ट रिजल्ट आता है ना, ये तुमको इनडायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा, यहाँ पे प्रोवोक, यहाँ पे काउंटर भी, एक कंट्री मारेगा दूसरी कंट्री, इस तरह यहाँ होता है, लेकिन सॉफ्ट पावर में ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉफ्ट पावर में तुम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग क्या करती हो, अपना पर्पस को अचीव कर लेती हो, है ना। हार्ड पावर को टंचेबल बोलते हैं और सॉफ्ट पावर को इंटेंजिबल बोलते हैं। यहाँ पे कल्चर, वैल्यूज, आइडियोलॉजी, डिप्लोमेसी, योगा इंडिया को पसंद करता है, ये क्या है, इंटेंजिबल, तो ये क्या है, सॉफ्ट पावर योगा आएगा, ठीक है ना। इंडिया की वैल्यू, कल्चर, आइडियोलॉजी, जो भी आइडियोलॉजी इंडिया क्या है कि मल्टी डाइवर्सिटी, तो इंडिया को सब पसंद करता है, कनाडा को सब पसंद करता है कि वहाँ मल्टी डाइवर्सिटी है ना, मल्टीकल्चरलिज्म को फॉलो किया जाता है ना, तो इन सब की वजह कर ये सब सॉफ्ट पावर। इंडिया को सब क्यों मानना कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री, देखो वहां पे सारे लोग के धर्म के लोग रहते हैं, है ना। टंचेबल, जो छू कर, फिजिकल, है ना। मिलिट्री स्ट्रांग है, इसलिए लोग बोले वाह इसका मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, अमीर है, टेक्नोलॉजी एडवांस है ना, इसलिए सब लोग पसंद करते हैं। स्मार्ट पावर किसको बोलते हैं, जब तुम हार्ड पावर सॉफ्ट पावर को मिला दोगे ना, तो वो जगह स्मार्ट। तुमको लड़ना है ना, तुम दोनों चीज यूज करो, हार्ड भी यूज करो और सॉफ्ट भी यूज करो, ठीक है, तब उससे जो रिजल्ट आएगा वो इफेक्टिव आएगा, ठीक है। फास्ट पावर का मतलब क्या है, रिफर टू एबिलिटी टू रिएक्ट सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएटली रिस्पॉन्स, जब तो तुम काम कर रही हो, है ना, और उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया वो मुझे फास्ट पावर, उतना नहीं पूछता है। जोसेफ नाई का बुक को तुमको पढ़ना है, सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 2004 की बुक है। सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्मार्ट पावर 2012 की बुक है। इसमें वो हार्ड पावर के यूज के बारे में बताते हैं, मिलिट्री इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं, है ना। स्मार्ट पावर को कॉइन किसने किया था भाई, एक मिनट, दोनों को मिला देंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट को, तो स्मार्ट बने, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आई हुई है, द फ्यूचर ऑफ पावर किसकी बुक है, जोसेफ नाई। सॉफ्ट पावर किसकी बुक है, स्मार्ट पावर किसकी बुक है, द फ्यूचर ऑफ पावर किसकी बुक है, जोसेफ नाई, ठीक है। सॉफ्ट पावर के साथ क्या लिखा हुआ, द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2004 की। स्मार्ट पावर 2012 की बुक है, जोसेफ नाई की। द फ्यूचर ऑफ पावर 2011 की बुक है, ये भी है जोसेफ नाई की, ठीक है। फैमिलीज पढ़ाएंगे और थोड़ा सा करेंगे, आगे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।